निरंतर कुछ नया सीखते रहने की कोशिश करने वालों को हमारा नमन। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NPC एजुकेशन हब पर। आप जानते हैं ये चैनल काफ़ी समय से एकेडमिक में आपकी सहायता के लिए बनाया गया, आपके सहयोग से ये चैनल बना। आज जिस लेक्चर में हम आपके साथ चर्चा करेंगे वो है क्लास 12th बायोलॉजी के लिए, और इस लेक्चर का पर्पस रहेगा कि जो डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे रिवीजन में थ्योरी कर रहे हैं लेकिन डायग्राम के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो वहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रहे, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए वीडियो बनाई गई है। आप यहाँ देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1, क्योंकि डायग्राम आप जानते हैं पूरी NCERT अगर बायोलॉजी की देखें जिसमें 13 चैप्टर हमारा सिलेबस है जो बोर्ड में आएगा, कुछ डायग्राम आज के लेक्चर में हम लेंगे, ज़्यादातर डायग्राम आज ले लेंगे। और आपका प्यार बना रहा, आपको ज़रूरत महसूस हुई, आपने कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर और भी डायग्राम की वीडियो आनी चाहिए, तो आगे भी आएगी। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं आपको ले चलता हूँ पहले डायग्राम की तरफ। मकसद है कि 70/70 लाए जाए। ये पहला डायग्राम है NCERT से, हालांकि ये चैप्टर 1 से है। जो लोग जानते हैं रिप्रोडक्शन वाला यूनिट हमारा पहला है, तो वो कहेंगे कि चैप्टर 1 तो कट गया है, पर मानिए ये डायग्राम बिल्कुल वाजिब है, इसके आने का चांस है। ऐसा नहीं है कि डायग्राम ला नहीं सकते। अब देखेंगे इस डायग्राम में क्या क्या है। बहुत बेसिक बातें हैं, बस ये हमारी नजर के सामने नहीं आया है, इस वजह से हम क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। सबसे पहला जो डायग्राम दे रखा है ये ए, यहाँ पर आपको एक पोटैटो दिखाया हुआ है, नीचे मार्किंग क्या की है उसको देख लेते हैं। सबसे पहली मार्किंग पे ध्यान देना है, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, यानी ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन को बता रहा है, और जिस स्ट्रक्चर से वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है उनको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। पहला सवाल। दूसरी बात ध्यान देनी है, एंजियोस्पर्म है सारे के सारे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कोई डायग्राम दे दिया, पूछ लिया ये एंजियोस्पर्म है कि जिम्नोस्पर्म है, तो बच्चे ये एंजियोस्पर्म है क्योंकि 12th के सिलेबस में जो स्टडी है वो पूरी तरीके से एंजियोस्पर्म प्लांट की ही है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स की है। ठीक है, आगे देखेंगे जो ए ऑप्शन है हमारे पास, ए जो हमारा जो डायग्राम है उसमें दिखाया हुआ आईज ऑफ पोटैटो, यानी पोटैटो में वो स्ट्रक्चर जहां से वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल जर्मिनेट करेगा, स्प्राउट करेगा, निकल के बाहर आएगा, और वही एक नए प्लांट को, नए एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा, वो यहां पर पोटैटो में नाम दिया जाता है आईज। तो ध्यान से देख ले, ये जो हमारे पास मार्किंग हो रखी है वो किसकी हो रखी है? आईज की हो रखी है। उन्होंने बताया इसी आईज से क्या निकलता है? जर्मिनेटिंग आई बड। इसी आईज वाला जो स्ट्रक्चर है यहां से बड निकलते हैं, आई बड बोलते हैं उनको, और ये फाइनली एक नए प्लांट को क्रिएट कर देते हैं। कुछ बातें ऐड करने की रहेंगी। पहली बात जो यहां पर ऐड करेंगे हम आपके साथ वो ये है कि पोटैटो क्या है। तो पोटैटो बच्चे एक स्टेम है। पोटैटो क्या है? पोटैटो है एक स्टेम। पहला सवाल क्लियर होता है। दूसरा सवाल ये है कि पोटैटो को ग्रो कैसे करते हैं। तो बच्चे हम इसको जनरली 2 पीसेस में कट कर देते हैं। जो बच्चे ये जानते हैं, जिन्होंने पोटैटो लगते देखा है, वो समझते हैं कि इसको 2 पीस में कट कर दिया जाता है, बड़ा है तो 2-3 पीस में कट कर दें। उसके बाद इसको जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, अंडर द सॉइल हम इसको पुट कर देते हैं। आफ्टर दैट अंडर फेवरेबल कंडीशन ये जो आईज वाला जो स्ट्रक्चर है यहां से आई बड निकलती है और एक नया प्लांट क्रिएट हो जाता है। तो पोटैटो के बारे में स्टेम हमने याद रखा और स्ट्रक्चर जो है वो याद रखा, वो क्या है? आई। यहां से बड निकलती हैं, आई बड जिनको कहते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है राइजोम ऑफ जिंजर, यानी कि जिंजर जो है उसमें किस स्ट्रक्चर से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है? तो आंसर है राइजोम। बनाना में अगर पूछ लेगा तो वहां पर भी राइजोम ही आंसर आने वाला है, यानी कि जिंजर में क्या याद रखना है? राइजोम। दूसरी बात कि ये स्ट्रक्चर किसका है? तो ये जिंजर का स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, ये जिंजर का है। आप समझते हैं कि अदरक को जिंजर कह रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास जिंजर का। और राइजोम वर्ड आपने इसमें याद रखना है। हमारे पास जो सी दे रखा है वो दे रखा है अगेव। आल जिसको हम कहते हैं, आल प्याज कहते हैं, अगेव, उसमें किस स्ट्रक्चर से होता है? सो दिस इज बल्बिल। बल्बिल से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है किसके अंदर? अगेव के अंदर। बच्चे ध्यान देना है, वल्बिल, वल्बिल किस में होगा? अगेव में होगा। हमने ये डायग्राम NCERT के देख रखे, सबने देख रखे, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नया नहीं बता रहे, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस तरीके से ये डायग्राम किस चीज का है। हमने ये नीचे जो डिस्क्रिप्शन है इसको इतने गौर से नहीं पढ़ा, इसलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो नहीं हो पाते। अब हम डी की बात करते हैं। तो बच्चे ये जो लीफ है वो ब्रायोफाइलम की लीफ है। ब्रायोफाइलम एक लीफ है, ये प्लांट की लीफ है, जहां पे क्या देखते हैं हम? लीफ में जो ये नॉचेस है, ये जो जहां पर डिप्रेशन आ रहा है, गड्ढा सा आ रहा है, आप देखेंगे यहां पर क्या होता है? बड्स निकल आती है, छोटा छोटा रूट निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा? एक प्लांटलेट निकलेगा, उसके बाद प्लांट यहां से ग्रो करने लगेगा। तो ब्रायोफाइलम में हमने क्या पकड़ा है?
लीफ में बड निकलती हैं सर, ब्रायोफाइलम की लीफ में बड निकलती हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि ब्रायोफाइलम की लीफ मान लीजिए जमीन पे गिर गई, अब जमीन पे गिरने के बाद अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिली तो उसके नॉचेस पर जो ये हल्की हल्की रूट निकल रखी हैं, यहां से क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। अगेन दिस इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये पांचों ही डायग्राम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के हैं। सवाल क्या क्या आएगा वो मैंने आपसे शेयर किया है कि यहां पर किस स्ट्रक्चर के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रहा है, ये मेन है। तो आपने देखा पोटैटो में आइस के थ्रू, जिंजर में किसके थ्रू, राइजोम के थ्रू, मैंने बनाना भी ऐड करा उसमें। उसके बाद अगेव में देखें बल्बिल के थ्रू, ब्रायोफाइलम में देखें लीफ बड्स के थ्रू, और हमारा जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ में जो स्ट्रक्चर है जिससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नया प्लांट बनता है उसको हम कहते हैं ऑफसेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो प्लांट के बीच में जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड ऑफसेट। वाटर हायासिंथ से मैं थोड़ी सी बात आपके साथ करना चाहूंगा। वाटर हायासिंथ में बच्चे यहां देखें ध्यान से जरा, क्या क्या पूछा गया। वाटर हायासिंथ के बारे में पहली बात यह जान लेनी जरूरी है, वाटर हायासिंथ के बारे में कि इसी का साइंटिफिक नेम है इकॉर्निया क्रेसिप्स। क्रेसिप्स जो है वो एक स्पीसीज है, और भी स्पीसीज हो सकती हैं। तो बर्ड क्या पकड़ा हमने, इकॉर्निया पकड़ लिया कि भाई इकॉर्निया वाटर हायासिंथ के लिए। दूसरी बात है सर इसका निकनेम पूछा जाता है, तो निकनेम इसका क्या हो जाएगा, इसका निकनेम है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि सबसे पहले इसको बंगाल में ऑब्जर्व किया गया, इसने टेरर मचा दिया था। कैसे मचा दिया सर, टेरर कैसे मचा दिया, जितनी वाटर बॉडी थी ये उनकी सरफेस पे ग्रो करता है, उसको कवर कर लेता है। अगर किसी वाटर बॉडी का सरफेस कवर हो जाएगा बच्चे, तो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा तो जो एक्वेटिक लाइफ उस वाटर बॉडी के अंदर रह रही है, चाहे वो तालाब हो यानी पॉन्ड हो या और भी चीजें हो सकती हैं, वो जो एक्वेटिक लाइफ नीचे रह रही है उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो लाइफ मरने लगेगी, मरने की वजह से डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा, और डिकम्पोजिशन बढ़ने से एक दिन वो पॉन्ड एक प्लेन एरिया बन जाएगा, यानी कि उसमें जो चीज है, जो वेजिटेशन है वो ग्रो नहीं करेगी। राज किसका चलेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर हायासिंथ का चलेगा। आफ्टर अ टाइम वाटर हायासिंथ भी वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर गलत काम कर रहा होता है तो उसका मिटना भी तय है, ये इससे भी पता चल गया। नेचर हमें काफी कुछ सिखाता है, देखते चले। अगला हमारे पास जो डायग्राम है वो ये आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। आप अगर अपने प्री बोर्ड्स दे रहे हैं, अपने स्कूल में प्री बोर्ड्स दे रहे हैं, कहीं कोचिंग क्लासेस लेते हैं वहां प्री बोर्ड्स दे रहे हैं, हालांकि एनपीसी एजुकेशन हब का जो ऑफलाइन सेंटर मिलक में है वहां पर भी इस समय प्री बोर्ड की सीरीज चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे 4 नंबर केस स्टडी बना करके, 5 नंबर बड़ा क्वेश्चन हो गया हमारा, 5 नंबर में थोड़े से पार्ट्स बता दिए। पूछेगा कैसे ये क्वेश्चन, ध्यान दें, यहां पर जो नेमिंग की हुई है इस नेमिंग को हटा करके वो ABCDE लिख देगा, और फिर पूछेगा कि ए क्या है, या ये भी पूछ सकता है कि ए का फंक्शन क्या है। दो तरीके का क्वेश्चन यहां से बनेगा। सबसे पहले डायग्राम की तरफ नजर करते हैं। डायग्राम आपको ये बता रहा है कि सर बाहर से देखना शुरू करें, जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको कहा गया है एपिडर्मिस, जो उसके अंदर वाली लेयर है कहां चली गई हमारे, ये है। उसके बाद है एंडोथीसियम, और उसके भी अंदर जो है वो है मिडिल लेयर। तो सर पहला सवाल हो गया ऑर्डर का, तो ऑर्डर आप लगाएंगे कि सर एपिडर्मिस आएगी सबसे बाहर, उसके बाद हमारे पास एंडोथीसियम आ जाएगी, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद सर क्या आ जाएगी, सर उसके बाद आएगी मिडिल लेयर, सर उसके बाद कौन सी लेयर आती है, उसका नाम है सर टैपेटम। वेरी गुड, टैपेटम के अंदर क्या होंगे, स्पोरोजीनस टिश्यू होंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ऑर्डर, स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक बच्चे, यहां इस पेन को थोड़ा सा कर लेते हैं जरा, ठीक। ये ऑर्डर पे जो क्वेश्चन था वो आपने बना लिया। सर अब इनका ये नाम जो मैंने आपको लिखे हैं ये यहां पर मैं मार्क कर लेता हूं, टैपेटम भी मैंने लिख लिया और मैंने स्पोरोजीनस टिश्यू भी लिख लिए। सर एक नाम बचा वो है कनेक्टिव, जो बीच में दे रखा है कनेक्टिव, कनेक्शन इसका काम है कनेक्टिव का। ठीक, अब सर ये बताइए कि इन लोगों का काम क्या क्या है। काम पे आ जाते हैं, मैं कलर चेंज करके आपके साथ बात करूं ज्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए जरा, अगर हम एपिडर्मिस और एंडोथीसियम की बात करते हैं, एपिडर्मिस का मेन काम है प्रोटेक्शन। ठीक है जी, प्रोटेक्शन इसका मेन काम है। हालांकि तीनों आउटर लेयर का काम मिला के प्रोटेक्शन है, पर इनके और भी काम है। जैसे एंडोथीसियम का काम होता है डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर का डेहिसेंस कराना। सर जी डेहिसेंस क्या होता है हमें समझ नहीं आया। सो डेहिसेंस का मतलब होता है जब एंथर मैच्योर हो जाएगा
सो एंथर की वॉल ब्रेक करेगी और वहां से पॉलन ग्रेन जो अंदर बन के तैयार हो चुके हैं वो फ्री हो जाएंगे। हम सब जानते हैं पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूं, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है। पॉलन ग्रेन मेल गैमीट बनाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग 10th लेवल पर ये पढ़ करके आ गए और उसके बाद फिर दिक्कत हो रही है, कायोस हो गया, भसड़ मच गई। तो पॉलन ग्रेन इज नॉट द मेल गैमीट, पॉलन ग्रेन इज मेल गैमीटोफाइट। ऐसे ही बढ़िया फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं इस चैनल पे। इस चैनल का ये मकसद नहीं है कि एक पैकेज ले लीजिए, उस पैकेज में आपको 11 12 सब हो जाएगा और नीट भी निकल जाएगा, डॉक्टर ही बन जाएंगे आप और कलेक्टर बन जाएंगे एक पैकेज में। वो सिस्टम यहाँ नहीं होता। हम बोर्ड को बिल्कुल अलग करके चल रहे हैं, क्योंकि सर नीट और बोर्ड के लेवल में थोड़ा सा फर्क है। वहां सारे एमसीक्यू है, यहाँ पे थ्योरी भी है। तो इसलिए हम लोग इस समय बोर्ड फोकस ये सीरीज रहने वाली है। यहाँ जितनी भी वीडियोज इस समय आएंगी वो बोर्ड फोकस्ड है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, नई से नई वीडियो मिलेगी, हर सब्जेक्ट का मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सो ये काम तो हो गया किसका, एंडोथीसियम का। उसके बाद आ जाइए टैपेटम। टैपेटम बड़ी ही प्यारी लेयर है, क्योंकि इसका काम है बच्चे नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। कहीं भी किसी कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है बच्चे, वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखें। एक बार वीडियो कंप्लीट देखने के बाद भी दोबारा से देख लें। अगर यहां तक आ गए, वीडियो के अंत तक चलें, श्योर आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीख लेंगे। टैपेटम नरिशमेंट का काम करता है। अब नरिशमेंट किसको करना है, किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, पालन पोषण किसका हो, उसका जो यहां पैदा हो रहा है, जो बन रहा है, नाम है पॉलन ग्रेन। सो पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देती है टैपेटम। अब आ जाइए स्पोरोजीनस टिश्यू पे। मास्टर साहब स्पोरोजीनस टिश्यू का क्या काम है? स्पोरोजीनस टिश्यू का काम है बेटे, इन्हीं सेल्स में मियोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है बच्चा? ये रहा आपका स्पोरोजीनस टिश्यूज। यही टिश्यूज जो है, इसकी सेल्स मैच्योर हो जाती हैं। थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद ये फॉर्म करती हैं पॉलन ग्रेन्स। बच्चा पॉलन ग्रेन्स बनाती हैं। सवाल यहां से फिर नया तैयार हो गया कि सर पॉलन ग्रेन बनाते समय क्या होगा? तो बच्चे यहां होगा मियोटिक डिवीजन। अगर डिवीजन वर्ड नहीं लगाओगे तो आप सिर्फ मियोसिस लिखकर काम चला सकते हो। मतलब एक सेल अगर यहां पर है तो पॉलन ग्रेन कितने मिलेंगे बालक पॉलन ग्रेन मिलेंगे आपको 4। मियोसिस में एक सेल 4 सेल को जन्म देती है, माइटोसिस में एक सेल 2 सेल को जन्म देती है, प्रोड्यूस करती है। ओके सर, ये दूसरा डायग्राम भी बिल्कुल सेम है, बस इसको बनाने का डिफरेंस हो गया है। यहां पर सेल एग्जैक्ट दिखा रखी है, वहां लाइनिंग थी। मेरे साथ आप देखते चले जरा, देखो बाहर वाली लाइनिंग, कलर थोड़ा सा चेंज करें जरा, विजिबल हो। सो बाहर वाली जो लाइनिंग है बच्चा, इसको मार्क किया, क्या मार्क किया? अरे भाई क्या हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ। यहां पर जो बाहर वाली लाइन मार्क की बच्चा, क्या मार्क की? एपिडर्मिस मार्क की। उसके बाद उसने क्या मार्क की? सेकंड वाली लेयर उन्होंने एंडोथीसियम मार्क की। उसके बाद उसके अंदर कर ली मिडिल लेयर मार्क कर ली है जी सर जी, ये वाली भी मिडिल लेयर हो गई, वेरी गुड। उसके बाद उन्होंने ये सेल को ध्यान से देखिए, इस वाली सेल में बच्चा और इस वाली सेल में एक ही फर्क है, ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा ना धुंधला सा आपको दिख रहा होगा, डॉटेड्स लगा रखे हैं। सो ये हमारी टैपेटम है। टैपेटम का काम क्या है सर जी? सर जी पहले ही बता चुके, वो है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। उसके बाद जो अंदर सेल्स हैं विद अ न्यूक्लियस, ये रेड कलर का न्यूक्लियस है, ये सेल्स हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल है वो पहले बनाती हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनको पीएमसी भी कहते हैं, यानी पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। बच्चा पॉलन मदर सेल, माता जी क्या करती हैं? बालक को जन्म देती हैं। ऐसे ही पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल जन्म देती है पॉलन ग्रेन को। ठीक, डिवीजन कौन सा होता है बालक? डिवीजन होता है मियोटिक। मियोटिक डिवीजन या मियोसिस होती है तो एक सेल से कितना बनेगा? एक पीएमसी से कितना बनेगा? 4 पॉलन ग्रेन बनेगा। बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू न्यूमेरिकल देखते होंगे आप, उसमें पॉलन मदर सेल से पूछता है कितना पॉलन ग्रेन लगेगा। ये डायग्राम की बात चल रही है। इसके बाद हम ऐसे भी क्वेश्चन लाएंगे। बायोलॉजी में जितना न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चा, जितना न्यूमेरिकल बायोलॉजी में आ सकता है वो सारा न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर के आएंगे। सो वहां 7 से 8 नंबर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन बायोलॉजी में अब बना है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, चाहे वो जेनेटिक्स जैसा टफ यूनिट रहा हो चाहे आसान। अगले डायग्राम पे चले आते हैं। बड़ा ही प्यारा डायग्राम है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग भी है। इस पे जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे एकदम तारे देख जाते हैं, क्योंकि वो इस डायग्राम को देखते समय लेबलिंग तो बड़े अच्छे से देख के जाते हैं, लेकिन इसके नीचे फिर से वही बात आ गई, डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं पढ़ा कभी। अभी किसी ने कहा भी नहीं कि डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, अब नहीं पढ़ा दिक्कत होगा। देखिए ए वाला डायग्राम जिसको मैं कवर कर रहा हूं बच्चे, ये है डायग्राम ए डायग्राम ये है और कुछ भी नहीं है।
इस ए डायग्राम के बारे में पहली बात हमने क्या देखी है, डाइसेक्टेड फ्लावर है। आपने प्रैक्टिकल्स में अपने स्कूल में डाइसेक्शन किया होगा फ्लावर का, यानी उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, काट पीट मचा दी, फ्लावर के पार्ट्स को अलग कर देना डाइसेक्शन ऑफ फ्लावर कहलाएगा। और ये फ्लावर कौन सा है अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो बच्चा कहता है जो कोई सवाल है उसमें लिखा नहीं था, बच्चे लिखा था मेरी नजर ना पड़ी, जैसे है ना मुंह से निकल गई तो वैसी नजर ना पड़ी। हिबिस्कस का फ्लावर है जिसका डाइसेक्शन किया गया। और बच्चे ये जो इस समय सिस्टम आप देख रहे हैं ये क्या चीज दिखा रखी है, रिप्रेजेंटेशन किसका है बच्चे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या है बच्चे, स्ट्रक्चर है ये। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है, मास्टर फ्लावर में प्रेजेंट है। बच्चा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, इसको कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। आप लोगों में से किसी को अगर फर्क पता हो कार्पेल या पिस्टिल का तो कमेंट बॉक्स आपके लिए लिखिएगा जरूर, बहुत बारीक फर्क है, कभी बताएंगे। कार्पेल और पिस्टिल में एक चेंज होता है, फिलहाल ये कार्पेल या पिस्टिल है। इसके 3 मेजर रीजन होते हैं। कौन कौन से रीजन होते हैं सर जी, पहला होता है लैंडिंग पोर्शन विच इज स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल और तीसरा होता है ओवरी। ओवरी में कौन रहता है, ओव्यूल रहता है। ओव्यूल में कौन रहता है, फीमेल गैमीट रहता है। तो मेल गैमीट को कहां तक जाना है, फीमेल गैमीट तक जाना है अगर फर्टिलाइजेशन कराना है। अब की बार किसको जिताना है ये आपके सोचने का नहीं है, जिसे जिताना है जीतना है जीत जाएगा, आप अपना बोर्ड संभालें। चलिए आगे आ जाइए, नंबर बी की बात करते हैं। नंबर बी में क्या दे रखा है, पहले तो ये स्टिग्मा गायब करेगा, सिनकार्पस ओवरी गायब करेगा, उसके बाद यहाँ ए और बी लिखेगा, फिर पूछेगा और बताइए क्या है ये। देखिए क्या है, ये है मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ अ फ्लावर। सर 2 वर्ड यहां पे हुए और ये किसका है, पेपेबर, नाम इसका भी दे रखा है, पर मेरी नजर ना पड़ी। क्या नहीं हुआ बच्चा, नजर ना पड़ी। पेपेबर सोमनीफेरम इसका पूरा नाम है। तो पेपेबर की अगर हम बात करते हैं ये कैसा, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस है। मल्टी कार्पेलरी का मतलब है मल्टी माने बहुत सारे, कार्पेलरी मतलब कार्पेल, बहुत सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें। दूसरा आ गया सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब होता है जब कार्पेल या पिस्टिल फ्यूज्ड स्टेज में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें सिनकार्पस कहते हैं, और जब वो फ्री स्टेज में प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें एपोकार्पस कहा जाता है। ये बात आपके 10th लेवल पे पता चलती है, नहीं तो जो हमारा पहला चैप्टर था, जो कि अब जो स्टूडेंट इस साल अगर नए एनसीईआरटी खरीदे हैं तो न्यू एनसीईआरटी में पहला चैप्टर उड़ा दिए, बड़ा दुख हमें हुआ, क्योंकि वहां पर ये सारे बेसिक्स थे। मल्टी कार्पेलरी का मतलब एक से ज्यादा कार्पेल है, और सिनकार्पस का मतलब क्या है बच्चे, कार्पेल जो है वो आपस में फ्यूज है, मिले हुए हैं। अगर आपको याद नहीं रहे वीडियो पॉज करें और लिख ले कहीं पर, अपनी एनसीईआरटी लेकर के बैठिए। डायग्राम अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो एनसीईआरटी अपने साथ रखें, उसमें लेबलिंग करते चले फटाफट, ताकि आपकी एनसीईआरटी आपकी मदद कर सके। चलिए, तो ये किसका हो गया, पेपेबर का हो गया। और यहां पर ये स्टिग्मा दिखा रखे हैं, यानी कि ये जो है ये फ्यूज स्टेज में प्रेजेंट है, कार्पेल या पिस्टिल। बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगले डायग्राम की तरफ आते हैं। सी वो क्या है, ये भी मल्टी कार्पेलरी है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये सर सिनकार्पस ना है, ये है एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब अभी 2 सेकंड पहले बताए हैं। एपोकार्पस का मतलब है कार्पेल और पिस्टिल जब फ्री स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे में जुड़े हुए नहीं है, वो अलग अलग है। आप देख पा रहे हैं ये अलग कार्पेल है, ये अलग कार्पेल है, ये अपना अलग कार्पेल है, ये सब कार्पेल है, अलग अलग है, इसलिए एपोकार्पस। और बहुत सारे हैं इसलिए मल्टी कार्पेलरी। तो ये है मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गायनोइशियम। गायनोइशियम क्या होता है, मां साहब आपने तो कहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कार्पल और पिस्टिल कहते हैं। मेरे लाल आपने ये भी तो सीखा होगा, कार्पेल या पिस्टिल, जब सारे कार्पेल पिस्टिल को एक साथ ले लिया जाए तो उनको हम कहते हैं गायनोइशियम। गायनोइशियम का मतलब होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बंच में। ऐसे ही मेल की बात करें तो क्या कहते हैं, एंड्रोइशियम। खैर, तो ये किसका डायग्राम है, ये है मिकेलिया का। ये भी बात मैं आपको मार्क करा देता हूं, ये ध्यान हमने नहीं दिया। ये जो तीसरा हमारे पास है सी वाला, ये किसका है, ये डायग्राम हमारे पास है मिकेलिया। मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग अपना एनसीईआरटी में ठीक से मार्किंग कीजिएगा। ये मिकेलिया, तो पहला वाला है हिबिस्कस, दूसरा है पेपेबर, और तीसरा क्या है, मिकेलिया है, एपोकार्पस है, मल्टी कार्पेलरी है। वेरी गुड। डी पे चले आइए। डी क्या है, ये एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल है। हमारे सिलेबस में टाइप ऑफ ओव्यूल दे नहीं रखे, हालांकि टोटल 6 टाइप ऑफ ओव्यूल होते हैं।
एनाट्रोपस ओव्यूल हमें पढ़ाया जाता है। उसकी खास बात यह है, ये जो स्ट्रक्चर है जहां से कनेक्शन आ रहा है, इसके बिल्कुल बराबर में क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोपाइल। ये पहचान है किसी भी एनाट्रोपस ओव्यूल की। चलिए और बात करेंगे। ये चलाजल पोल है, 2 पोल होते हैं और एक तरफ होता है माइक्रोपाइलर पोल। एक बात क्लियर हुई। दूसरा क्लियर करिए, सबसे बाहर वाली जो लेयर है ओव्यूल की, उसे आउटर इंटेग्यूमेंट और अंदर वाली को इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। बच्चे, इन दोनों लेयर के अंदर जो चीज प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं न्यूसेलस। यहां बहुत सारी सेल्स होती हैं, उसमें कोई एक सेल एमएमसी बनती है, मेगास्पोर मदर सेल बनती है, और उसके बाद वो डिवीजन करके जन्म देती है मेगास्पोर को। मेगास्पोर जब मैच्योर होता है एम्ब्रियो सैक बनाता है। ये सब आगे के डायग्राम में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। 2 लोग जिन पर मैं नजर दूं, पहला तो है हाइलम और दूसरा है फ्यूनिकल। इन दोनों के जानिब एक बात पढ़ लेते हैं, इन दोनों के बारे में एक बात पढ़ लेते हैं। फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल किसी ओव्यूल को अटैच करता है, किसके साथ? ओव्यूल को अटैच करता है प्लेसेंटा के साथ। जी हां, प्लेसेंटा सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं होता है, प्लांट में भी होता, एनिमल में नहीं, प्लांट में भी होता। तो पहली बात क्या सीखी? फ्यूनिकल अटैच करेगा ओव्यूल को किसके साथ? प्लेसेंटा के साथ। और जिस जगह पर फ्यूनिकल और ओव्यूल अटैच होते हैं या फ्यूज हो रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं हाइलम। हाइलम किसको कह रहे हैं? फ्यूनिकल फ्यूज करता है, फ्यूज विद ओव्यूल। फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ जहां फ्यूज करता है उसको कहते हैं हाइलम। और फ्यूनिकल क्या है? फ्यूनिकल एक स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट करता है। जनरली तो ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, पर कई बार एक ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं प्लांट में। ठीक है, अब इसकी पहचान ऐसे है, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन जाता है, हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं 10th लेवल की बात है। तो अगर कोई ऐसा फल मिल जाए आपको, कोई ऐसा सब्जी मिल जाए, कोई वेजिटेबल या फ्रूट मिल जाए जिसमें बहुत सारे बीज हैं, इसका मतलब यह है उसमें बहुत सारे ओव्यूल रहे होंगे। ठीक है, मल्टीपल ओव्यूल रहे होंगे। अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं। अगला डायग्राम हमारे पास ये आ गया। ठीक, ये डायग्राम किस चीज का है पहले देखें। इसमें ए वाला पार्ट है, यानी कि ये पिक्चर 2 हाफ में दे रखी है। ये वाला एक हाफ है ऊपर वाला और एक नीचे वाला हाफ है। गेटिंग? पहले वाले हाफ के बारे में कहते हैं पार्ट्स ऑफ ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगास्पोर मदर सेल। एक बड़ी मदर सेल दिखा रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि एमएमसी दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ डायड बनता दिखा रहे हैं, यानी 2 सेल। टेट्राड बनता दिखा रहे हैं, यानी कि 4 सेल, यानी 4 मेगास्पोर बनते हुए दिखा रहे हैं। मेरे साथ चलेंगे, ध्यान दें। ओव्यूल के अंदर हमने बात की थी, कुछ सेल हैं जिनको क्या कहते हैं? न्यूसेलस कहते हैं। उसमें से एक सेल जो थी वो क्या बन गई? मेगास्पोर मदर सेल बन गई। मेगास्पोर मदर सेल कौन सी सेल बनती है? माइक्रोपाइलर एंड के नजदीक वाली सेल जो है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह डिफरेंशिएट होती है। मेगास्पोर मदर सेल, जिसको शॉर्ट में एमएमसी कहते हैं, बच्चे इसका प्लॉइडी क्या है? 2n है, यानी डिप्लॉइड होती है। और इसके अंदर फिर क्या होगी? मियोसिस होगी। जी हां, क्या होगी? मियोसिस। और मियोसिस में आप जानते हो टोटल कितना बनता है? मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 सेल बना और मियोसिस सेकंड के बाद क्या बन गया बच्चा? यहां पर 4 सेल आपके पास बन गई, 4 मेगास्पोर बन गए। 4 को हमने यहां पे टेट्राड कहा है, टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड। एक बात समझ में आई? दूसरा समझिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक बार मियोसिस यहां हुई है, एक बार यहां हुई है। नहीं जी, पूरी मियोसिस होती तब है जब दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, मियोसिस फर्स्ट एज वेल एज मियोसिस सेकंड। सर जी, अगर मियोसिस हो रही है तो आप हमसे नू तो ना कह रहे हो कि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड होकर है, और मेगास्पोर कैसे होकर है? हैप्लॉइड। जी हां, हम बिल्कुल यही कह रहे हैं कि मेगास्पोर कैसे हैप्लॉइड है, उनके अंदर आधे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर्ड विद द एमएमसी। चलो भाई, ये बात तो हमें क्लियर हुई। आगे चलिए, अब ये दूसरा हाफ जो है ये क्या बताता है? तो कह रहे हैं दूसरा हाफ में भी इतना पोर्शन, ठीक है, वो दूसरी बात है। इसमें कह रहे हैं 2, 4, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है किसकी? एम्ब्रियो सैक की। अब जब ये मेगास्पोर बन गए 4, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं बच्चा, एक बचता है माइक्रोपाइलर एंड वाला, एक बचता है। वो क्या करता है? मैच्योर होके एम्ब्रियो सैक बनाता है। सैक माने थैला, एम्ब्रियो आप जानते हैं जायगोट के बाद वाली स्टेज है। ऐसा थैला जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा और जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, उस थैले का नाम है एम्ब्रियो सैक। बताइए, वेरी गुड।
अब हुआ क्या, हमारे पास जो एक सेल रही होगी, देखो इससे पहले की स्टेज मैं बता देता हूं, ये है इससे पहले की स्टेज, एक न्यूक्लियस है, जाके ताई कहते हैं मेगा स्पोर, वी कॉल इट मेगा स्पोर। मेगा स्पोर मदर सेल से 4 मेगा स्पोर बने, एक फंक्शनल वाला बच गया। अब इसका न्यूक्लियर डिवीजन है, यानी कि सेल वॉल नहीं बनेगी, कोई दीवार नहीं बन रही, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता जा रहा है। पहले 1 से 2 हो गए, 2 से 4 और 4 से कितने हो गए, 8 हो गए। अब जब 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, अब सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू होगा। देखिए जरा यहाँ पे दीवारें बननी शुरू होंगी, दीवारें मेरे साथ देखते चले, ये है यहां पर सिनर्जिड्स बन गए, और सिनर्जिड सेल कितनी बनती हैं, 3 बनती हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन हम देख पा रहे थे, एक सैंपल पेपर में एक बच्चा डिस्कस कर रहा था, तो साइनर्जिड 3 होती हैं, जिसमें से साइनर्जिड टोटल होते हैं 2, माफ कीजिएगा, यहां पर पूरा एग एपरेटस होगा, जिसमें से साइनर्जिड कितने होंगे बालक, 2 साइनर्जिड होंगे, और एक क्या होगा, एग होगा। ये पूरा कंप्लीट मिला के बनता है एग एपरेटस। आपके लिए लिख देते हैं हम, एग एपरेटस कहलाता है ये पूरा। ठीक बच्चा, अगली बात सुनिए, बीच वाली जो सेल है ये खाली जगह नहीं है, इसको कहते हैं सेंट्रल सेल, और इसमें क्या हो जाता है, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ये फ्यूज कर जाते हैं जब मेल गैमीट आता है, उससे पहले ही सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। और यहां पर है हमारे पास एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल जिधर की तरफ होते हैं उसे क्या कहते हैं, चलाजल एंड कहते हैं, या चलाजा एंड कहते हैं। और जबकि दूसरे वाले एंड को क्या कहते हैं बालक, दूसरे वाले एंड को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। वेरी गुड। अगला जो डायग्राम है सी वाला हमारे पास, मैं जरा इसका थोड़ा साइज बढ़ाने की कोशिश में हूं ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से देख पाए। ये आपके लिए लेकर के आए हैं, बताइए जरा कोई विजिबिलिटी, अरे सब आ गया, इस पर रंगाई पुताई इसको हटा देते हैं जरा, 1 सेकंड आप हमें देंगे, इसका ये जितना मार्किंग किए हैं सारा हटा दिए। सारा मार्किंग करने के बाद आप जरा देखिए बच्चे, ये नाम जो है ये विजिबल है आपको, ये नाम अगर विजिबल है तो अब देखने की बात आ रखी है, ये क्या चीज है, तो यहां पर हमको बताया गया है ये है एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ये क्या है बच्चे, मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। कह रहे हैं ये है चलाजल एंड, और चलाजल एंड की तरफ 3 सेल है एंटीपोडल। एंटीपोडल कितनी होती है, टोटल 3 होती हैं। बच्चा याद करने के लिए ध्यान रखें, एंड का कंफ्यूजन बचाने के लिए, ए बी सी, बी को काट दो, ए के पास कौन होगा, सी, यानी एंटीपोडल सेल कहां होंगी, चलाजल एंड के पास होंगी। अगली बात करें, बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं, 2। सेंट्रल सेल कितनी होती है, सिंगल। एग कितना होता है, सिंगल। साइनर्जिड कितने होते हैं, 2। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, ये जिगजैग वाला स्ट्रक्चर है, ये जिगजैग वाला स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप। साइनर्जिड में इसका काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये गाइड करता है किसको, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब की एंट्री को। एनसीईआरटी आप लोगों ने निकाल ली होगी, जो लोग वीडियो में यहां तक चले आए हैं वो कुछ बेहतर सीखने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, और ऐसे लोगों को हमारा नमन, हमने शुरुआत में भी कहा। तो माइक्रोपाइलर एंड जो है उधर की तरफ कौन होगा, पूरा एग एपरेटस होगा, यानी कि साइनर्जिड प्लस एग प्रेजेंट होंगे, 2 साइनर्जिड और 1 एग मिलाकर के बनता है एग एपरेटस। अब ये जो हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, उसको हम कराएंगे। पहले तो इसको हम करते हैं छोटा, वापस कर लेते हैं उतना ही जितना बड़ा ये डायग्राम है, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया, अगली एक स्लाइड ले ली जहां पे थोड़ी सी बात होनी जरूरी है। यहां देखेंगे जरा क्या बात करनी है बच्चे। सबसे पहली बात तो हमने करनी है प्लॉइडी को लेकर के, जो क्वेश्चन लगातार आप देख रहे होंगे। आज परेशानी खत्म होगी, आज आखिरकार दर्शन होंगे आपको। एंटीपोडल सेल्स कितनी होंगी, एंटीपोडल सेल्स टोटल 3 होंगी, और बच्चा इनकी प्लॉइडी कैसी है, एन, मतलब ये होंगी हैप्लॉइड। क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा बिल्कुल भी, एक बार देखिए, बार बार देखिए, देखने की चीज है, देखते रहिए। साइनर्जिड, साइनर्जिड सेल्स कितनी होती हैं, 2 सेल होती हैं बच्चा यहाँ पे, और ये दोनों ही कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, यानी इसमें कितने क्रोमोसोम है, हाफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। मास साहब एग कितने होते हैं, एग सेल को फीमेल गैमीट कहते हैं। एग सेल कितनी होती है बच्चा, 1 होती हैं, और ये भी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। इसको भी हमने एन लिख लिया और हैप्लॉइड मेंशन किया। सर जी एक बात बताइए,
ये जो आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं इनका क्या केस है बच्चा, पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में प्रेजेंट 2 न्यूक्लियस हैं। हाँ जी, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इनको पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। और पोलर न्यूक्लियाई कैसे प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई 2 हैं और ये कैसे हैं, हैप्लॉइड है। तो बच्चे ये कैसे प्रेजेंट होंगे, एक ही सेल में, इसलिए मैं इनको लिखूंगा N+N सिंगुलर। अगर आप इनको देखेंगे तो हैप्लॉइड। सेंट्रल सेल कोई पूछेगा तो डिप्लॉइड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है भाई। अब एक बात और सुनिएगा, ओव्यूल के बारे में, या मैच्योर एम्ब्रियो सैक कहूं मैं, ओव्यूल नहीं कहना चाहिए मुझे, एम्ब्रियो सैक कहना चाहिए, वो भी मैच्योर कहना चाहिए। एम्ब्रियो सैक के बारे में एक बड़ा प्यारा टेस्टी क्वेश्चन है, बहुत ही लजीज है, ध्यान से देखें जरा। एम्ब्रियो सैक के बारे में 2 बातें मुख्यतः हो गई। पहली बात तो ये 7 सेल्ड स्टेज है। टोटल सेल कितनी है बालक इसमें, 7। कौन कौन सी, 3 एंटीपोडल, 2 साइनर्जिड, 1 एग सेल और 1 सेंट्रल सेल। 7 हो गई, देख पा रहे हैं, 7 हो गई। लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं, 8, क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, अभी अभी आपके सामने मैंने बात की है। तो इस बात को मैं अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आप भूलना नहीं है। 7 सेल्ड हो गई और 8 न्यूक्लिएटेड हो गया। तो ये बड़ा प्यारा एमसीक्यू आप फेस करते होंगे, कई बार आपके सामने आता होगा। ये बात यहां से खत्म हो गई, ठीक। आपको स्पीड स्लो लग रही है, आप इसको स्पीड पे लगा कर देख सकते हैं, सब आपके सामने ही है। 1.5 पे लगा लीजिए। ये अगला डायग्राम हमारे टीवी स्क्रीन पे आ गया, जैसे केबीसी में क्वेश्चन आता। यहां डायग्राम पे बात कर रहे हैं हम लोग। डायग्राम जो है, पहले तो देखें डायग्राम है कितने, तो मास्टर साहब डायग्राम है 2, पर बीच की स्टेजें भी दिखा रखी हैं। किस चीज का है, कह रहे हैं फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहां ए वाले में आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी दिख रहा और जाइगोट भी दिख रहा। मैं देख तो लूं किधर है। पहले दिखाया है डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल। फर्टिलाइजेशन के बाद एंटीपोडल सेल क्या करती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, कोई काम नहीं इनका। डीजनरेटिंग साइनर्जिड सेल, साइनर्जिड सेल का भी कोई भविष्य नहीं है। उसी प्रकार जिस तरह से अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो आपका भी कोई भविष्य खास है नहीं, मैं बताऊं, ठीक। आगे आ जाइए। जायगोट बन चुका है, मुबारक हो मुबारक हो, जायगोट बन गया, मुबारकबाद आप दें अपने पड़ोस में जाकर के किसी को। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की अगर हम बात करें तो जो सेंट्रल सेल थी वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, देख लीजिए भाई, बहुत बढ़िया बात चल रही है। सेंट्रल सेल बन गई, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई, पीईसी बन गई। शॉर्ट फॉर्म पे भी ध्यान रखेंगे ताकि कभी आए तो परेशान ना हो। और इसके बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ एक मेल गैमीट फर्टिलाइज कर गया था और क्या बना लिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कैसा है 3N। हाँ जी, ट्रिप्लॉइड। हाँ जी, मैं हूं खलनायक, मैं खलनायक वगैरह कुछ नहीं हूं, मैं खलनायक नहीं हूं, मेरी बात समझे आप। ट्रिप्लॉइड यानी कि 3N की बात चल रही है, ठीक। वेरी गुड वेरी गुड, सब कुछ बढ़िया चल रहा। बी वाला जो डायग्राम है, जो ये बाकी बचा हुआ है, इसको ध्यान में लें। कह रहे हैं यहां दिखाई गई है स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पे अगर क्वेश्चन आया बालक तो 5 या 4 नंबर से नीचे नहीं आएगा, ये आपको नोट करके देते हैं। जितने प्री बोर्ड आप दे रहे हैं उसमें देख लीजिएगा। किसका दिखाया है, डायकॉट का। मास्टर साहब यही तो सवाल आया था कि डायकॉट है कि मोनोकॉट है, डायकॉट का दिखा रखा। शुरुआती स्टेज मोनोकॉट डायकॉट में लगभग सेम होकर है, चेंज आता है कॉटिलेडन में। डायकॉट में 2 कॉटिलेडन होते हैं, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडन होता है। और बताओ मास्टर साहब, और सब बढ़िया। रिड्यूस साइज एज कंपेयर टू ए के मुकाबले इसका साइज क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। देखें क्या हुआ है, पहले जाइगोट था, जाइगोट में 2 सेल आई डिवीजन के बाद, फिर बनती चली गई। ऊपर वाली सेल को सस्पेंसर सेल कहा गया, सबसे ऊपर वाले को हॉस्टोरियम कहते हैं, पर हमारे बात ये है नहीं, हमने अपने सिलेबस में मार्किंग नहीं है, पर सुन लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट यहाँ हैं जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, एकदम बीएससी एमएससी करके बैठे हुए हैं, लेकिन बोर्ड में नंबर नहीं आ पा रहे हैं उनके। ऐसे लोगों को खास हिदायत है हमारी, एक सलाह है फ्री की, कि इस समय बोर्ड पे फोकस करें, बीएससी एमएससी बाद में भी हो जाएगी। बिना बोर्ड के रिजल्ट के बीएससी एमएससी में दाखिला नहीं होता है, एडमिशन। ग्लोबल एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। जाइगोट से क्या बनेगा बालक, पहली स्टेज है जाइगोट, फिर क्या बनेगा, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तीसरी स्टेज है बालक हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, दिल के आकार का एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। और हमारे पास जो चौथी स्टेज है वो मैच्योर लिख करके रह गए, हम एम्ब्रियो जोड़ देते हैं। मैच्योर एम्ब्रियो कैसी है, 4 स्टेज है।
तो डेवलपमेंट में अगर क्वेश्चन छोटे नंबर में आ रहा है, सबसे पहले आपने यही बताना है कि सर जी जायगोट से बनता है, जायगोट से बनता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, देन मैच्योर एम्ब्रियो। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ डायकॉट एम्ब्रियो। आगे चलते हैं अगले डायग्राम पे। आई होप अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हैं मेरे साथ तो आपको मजा आ रहा है, आप नई चीज सीख रहे हैं, अपने दोस्तों को भी सिखाएं। बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे कि मैं डिप्रेस हूं, मेरा बोर्ड में नंबर नहीं आया, वीडियो एक बार उनको शेयर कर दीजिए। अब मैं बताता हूं आपको, लोग वीडियो शेयर नहीं करते, वो भी कहते हैं अरे हम देख लिए दोस्त का नंबर आया, हमको कहां मिलेगा। इसके लिए आप एक बात सुने जरा हमारी, जब आप अच्छी चीज शेयर करते हैं तो भरोसा रखें आपके पास लौट के अच्छी चीज ही आएगी। इस बात को ऐसे समझिए, पड़ोसी को एक दिन सुबह उठिएगा 7:30 बजे, हालांकि मुश्किल है, ठंड ज्यादा है, 7:30 बजे उठ के पड़ोसी को एकदम बुरा भला कह दीजिए। आप देखेंगे शाम तक बुरा भला कह देगा या ऑन द स्पॉट कह देगा, क्योंकि बर्दाश्त आजकल है नहीं लोगों में। और अगर ज्यादा बुरा भला उसको लग गया, बुरा भला, तो हो सकता है सर्वर फोड़ दे आपका निकलते ही। लेकिन अगर आपने किसी को अच्छी बात कही है, किसी को सुबह सुबह प्रणाम कर लिया, तो आपको बदले में आशीर्वाद ही मिलने वाला है। इसी तरीके से जो चीजें आप शेयर करते हैं, आपके दोस्त भी पलट के आपको वही चीजें शेयर करेंगे। आफ्टर अ टाइम, तुरंत नहीं कर पाएंगे तो कुछ समय लगेगा, लेकिन ये हमारा यूनिवर्सल नियम है कि पलट के वही आता है जो चीज हम देते हैं। अब मेरे साथ चलेंगे, बड़ा प्यारा डायग्राम है और यहां से ऐसे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जिसका जवाब एनसीईआरटी में भी नहीं है। जी हाँ, जैसे पहले की अगर हम बात करें तो ये भी डायग्राम जो है हमारा 2 हिस्सों में है। मैं इसके 2 हिस्से कर देता हूं इस तरीके से, कैची वेची हम पे है नहीं, उससे कटेगा भी नहीं। खैर, स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड, कुछ सीड के स्ट्रक्चर ऊपर दे रखे हैं और नीचे आपको फॉल्स फ्रूट के बारे में बता रखा है। नीचे वालों का तो नाम लिख दिया एनसीईआरटी ने, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। अच्छा, नहीं भी लिखती तब भी विजिबल था। मैं इस बात से बड़ा हैरान रहता हूं, ये चीज तो दिख रही है ना, एप्पल है, ये वाली बात तो पहचान लेगा अगर आदमी है वो, है जी। और अगर अर्थ पे रहने वाले हैं तो स्ट्रॉबेरी भी कहीं ना कहीं देखी होगी, इस तरीके से पहचान लेंगे। भले ही फिजिकल फॉर्म में ना देखी हो, किसी डायग्राम वगैरह में देखी हो, पहचान पड़ जाती है। फॉल्स फ्रूट पे बाद में बात होगी, पहले वाले डायग्राम। यहां बेसिकली 4 डायग्राम है, लाल 4 डायग्राम है। कौन कौन से हैं ये देखिए, ये 4 डायग्राम है। इन 4 डायग्राम पे अच्छे से फोकस करेंगे, बात करेंगे, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा इनको जूम कर लेता हूं ताकि आपकी और हमारी बात और अच्छे से हो सके। ओ ले लाइन आ गई, लाइन आ गई, लाइन आ गई एकदम से। चलिए हटा देते हैं, बीच में कोई नहीं आना चाहिए, हमारे और आपके बीच में कोई नहीं आएगा, तभी नंबर अच्छा आएगा। ध्यान से देखें जरा, यहां पर पहला वाला जो डायग्राम हमारे पास है, ये चीज यहां पर 2 कॉटिलेडन दिखा रखे हैं और माइक्रोपाइलर एंड मार्क कर रखा है। ये 2 नेमिंग आप पहले तो सब पकड़ लें। कौन सी वाली? एक कॉटिलेडन वाली और दूसरी माइक्रोपाइल वाले एंड वाली, माइक्रोपाइल एंड वाली। अब सवाल ये उठा कि मास्टर साहब ये सीड है किसका? अगर किसी बच्चे को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। जो हमारे पास पहला वाला, मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं, ये पहला हमारा सीड है, ये किस चीज का सीड है आप बताएंगे? ये बीन है, इट इज अ बीन सीड। अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आप ब्लेम क्या करोगे बताओ? कहोगे एनसीईआरटी में नहीं, कहेंगे फोटो तो दिया था, नाम नहीं लिखा, तो क्या भूल गए? तो ये बीन सीड है, पहला डायग्राम। चलिए दूसरे पे चले आते हैं। दूसरा डायग्राम हमारे पास ये है, नेमिंग देखेंगे यहाँ, ये सीड कोट है सबसे बाहर वाली, उसके अंदर जो है वो एंडोस्पर्म है, ये देख रहे हैं आप, भरा हुआ है चारों तरफ एंडोस्पर्म, और उसके अंदर जो है वो है कॉटिलिडन, यानी जिसमें स्टोर फूड है, किसके लिए? डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। उसके बाद देखेंगे हाइपोकोटाइल वाला पार्ट मार्क किया हुआ है। रूट एक्सिस जो होती है एम्ब्रियो में, 2-3 चीजें हैं ले देखे, मेन होती है रूट एक्सिस, उसके अलावा होता है कॉटिलिडन। डायकॉट है तो 2 कॉटिलिडन और मोनोकॉट है तो सिंगल कॉटिलिडन, ठीक। मास्टर रूट एक्सिस के 2 पार्ट, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। कॉटिलिडन के लेवल से ऊपर जो होता है उसे कहते हैं एपिकोटाइल, और कॉटिलिडन के लेवल से जो नीचे होता है उसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। आगे चले, वेरी गुड। शूट एपिकल मेरिस्टम, यानी कि यहां से शूट ग्रो कर जाएगी, और रूट एपिकल मेरिस्टम यहां लास्ट वाला पोर्शन ये दिखा रखा है। हमारा सवाल आज भी वैसा ही है, ये जो डायग्राम जिसके बारे में भी आपने चर्चा की है किसका? ये है बच्चे कैस्टर सीड। एनसीईआरटी लेकर के जरूर बैठिएगा। अगर बिस्तर में लेटे हुए हैं मस्त एकदम से, बोले मास्टर साहब की वीडियो आई देख ले रहे हैं, नहीं पसंद आई आगे स्किप कर देंगे, कोई नोटिफिकेशन आ गया चल पड़ेंगे उधर की तरफ को और बर्बादी में गड्ढे में गिर जाएंगे जाके, तो मामला नहीं बनेगा। एनसीईआरटी लेकर के बैठिए, पेंसिल लेकर के बैठिए, पेन नहीं चलाइए, और पेंसिल से बढ़िया एकदम लिखते चलिए, इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम बन जाएगा। अगली बात करते हैं, ये एक सीड दे रखा है, सबसे बाहर फिर से सीड कोट है, अंदर कॉटिलिडन है, ये सांप जैसा स्ट्रक्चर है।
सांप जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये कॉटिलिडन है। उसके बाद इसी कॉटिलिडन में नीचे की तरफ आ जाएंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, सूट एपिकल मेरिस्टेम, हाइपोकटाइल रूट एक्सिस, रूट टिप एट द एंड है बिल्कुल, और एंडोस्पर्म ये जो भरा हुआ है, यहां पर देख रहे थे ग्रीन कलर का भरा हुआ दिख रहा था फ्लूइड, और यहां पर आप देख रहे हैं ये पर्पल कलर है, तो ये क्या है, एंडोस्पर्म है। सवाल फिर से आज भी वही है, ये सीड है किसका, ये है बच्चे अनियन, ये अनियन है। ठीक, आगे चलिए मेरे साथ, अगला डायग्राम चौथा वाला ये हमारे हिस्से आया है, मेरे हिस्से में तू, तेरे हिस्से में मैं, कोई किसी के हिस्से में नहीं है, जिसके हिस्से में पढ़ाई और पैसा है उसके हिस्से में सब कुछ है, और पैसा जो चोरी चकारी करके कमाने से अच्छा पढ़ लिख लो उसके बाद पैसा कमाओ। इधर देखिए ये डायग्राम आ गया चौथा। सबसे पहली बात, पेरिकार्प सबसे बाहर वाली लेयर है, उसके बाद एंडोस्पर्म दे रखा है, ये सब एंडोस्पर्म है। ये स्कूटेलम के ऊपर बड़ा बहुत प्यारा पॉइंट है, अभी बताएंगे। फिलहाल यहां देखें कॉलेप्टाइल, कॉलेप्टाइल किसको कवर करता है, प्लूम्यूल को कवर करता है, और कॉलेराइजा किसको कवर करता है, रेडिकल को कवर करता है। ये कुछ बातें आपके साथ में यहां पे लिख लेता हूं, लिखूं कहां में, चलिए अगले पेज पे ये बात कर लेंगे। 3 पॉइंट याद रखिएगा, एक स्कूटेलम, दूसरा कॉलेप्टाइल और तीसरा कॉलेराइजा, इसके बारे में बात होगी। सर जी ये सीड किसका है, ये तो बताए नहीं, बिल्कुल बताएंगे, अरे बताने ही तो आए हैं, जब तक नहीं बताएंगे कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे बिल्कुल। वीडियो में अंत तक आप भी बने रहिए, अब पसंद आ रही लाइक वाइक कर दो, एकदम कंजूसी में बैठे हैं। आगे चलिए, इसको हम थोड़ा सा डायग्राम नीचे वाला जो छुप गया है उसको ऊपर लाइए, ये घूंघट हट गया, और घूंघट हटा तो चेहरा सामने, और चेहरा सामने आते ही हमने इसको रब कर दिया। अब सब लीजिए, हो गया रब। यहां पर जो 2 डायग्राम दे रखे हैं बच्चा, फॉल्स फ्रूट के दे रखे हैं। सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि फॉल्स फ्रूट होते क्या हैं। ऐसे फ्रूट जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से नहीं बनते, which involve certain other part of the plant for the formation of fruit are called false fruit. false fruit किसको कहेंगे, false fruit उसको कहते हैं, false fruit किसको कहते हैं, मैं यही मार्क कर दें क्या, ये है false fruit किसको कहते हैं। अरे भैया बहुत है, सिस्टम कमजोर है इसका तो। ठीक, false fruit कौन से होते हैं बच्चा, false fruit उन्हें कहा जाता है जिसमें ओवरी के अलावा भी ओवरी प्लस सम अदर पार्ट इन्वॉल्व होता है, सम अदर पार्ट इन्वॉल्व होता है किस चीज में, ओवरी के अलावा भी कोई और पार्ट इन्वॉल्व है फ्रूट फॉर्मेशन में, सच अ फ्रूट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। यहां पर हम देखते हैं थैलेमस इन्वॉल्व होता है किसमें, एप्पल में भी और स्ट्रॉबेरी में भी, एप्पल में भी और स्ट्रॉबेरी में भी। ध्यान से देखें, यहां बीच में सीड दिखा रखा आपको, यहां भी दिखाया यहां भी दिखाया, दोनों ही एप्पल है। थैलेमस आपको दिखा रखा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मान लीजिए एप्पल में आप खाते क्या हो, अब घूम गए भाई, घूमने की जरूरत क्या है, लेबलिंग अगर अच्छे से देखी है तो सर जी आप एप्पल में खाते हो थैलेमस, मैं आपको बताऊं, आज जाके पड़ोस में कह देना, बोले आपने एप्पल खाया, बोले खाया, बोले आपने थैलेमस खाया है, ठीक है, रुकना नहीं है उसके बाद। हुआ थैलेमस जो है यहां पर भी पार्ट मार्क किया हुआ है, ये एक्ने, और इस तरीके से उन्होंने मेंशन किया हुआ है इस चीज को। ये फ्लावर में कभी क्या रहे होंगे, सेपल रहे होंगे जो बचे रह गए फ्रूट में। अरे भैया ओवरी तो फ्रूट बनता है, ठीक है। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया, मैं हट जाता हूं, देख लीजिए अपना प्रोग्राम बढ़िया से, कोई मार्किंग रह गई है तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लें यहाँ पे और देखें। फिलहाल आगे चलने का समय हो चला है, हम आगे आ गए हैं, कुछ पॉइंट जो मैंने पीछे मार्क कराए हैं उनको देखने का समय है। पहली बात तो हमें ये करनी है कि सर जी कॉलेराइजा के बारे में आप कह रहे थे, हाँ जी बिल्कुल कह रहा था मैं, कॉलेराइजा, और एक वर्ड क्या है, कॉलेप्टाइल है। कंफ्यूजन एकदम चरम सीमा पे रहेगा यहाँ पे, उसको खत्म करने के लिए आपके समक्ष एनपीसी एजुकेशन हब की तरफ से हम आए हैं। तो कॉलेराइजा की अगर बात करें तो बच्चा ये रूट कैप को कवर करता है, रूट कैप को कवर करता है, ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट कैप को कवर करेगा। दूसरी बात, कॉलेप्टाइल किसको कवर करता है, प्लूम्यूल को कवर करता है, माफ कीजिए ये रूट कैप को नहीं, रेडिकल को कवर करेगा। रूट कैप इसके बाहर वाली चीज है, तो बच्चा ये आ गया रेडिकल, रेडिकल से रूट निकलती है, प्लूम्यूल से शूट निकलती है। बहुत पुरानी बातें हैं बचपन की, हाँ जी 10th बचपन ही था, अब 12th में आ गए हो तो ठीक। तो मास साहब कंफ्यूजन कैसे दूर करोगे, ध्यान दो मेरी बात पे। इसमें आपको आर दिखाई दे रहा है, लल्ला बेटा आर दिख रहा है, दिख रहा है, रेडिकल में भी आर दिख रहा है, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। कॉलेप्टाइल में आपको आर दिख रहा है, सर जी दिख तो नहीं रहा है, जब नहीं दिख रहा है तो रेडिकल के साथ क्यों जोड़ रहा है उसे। इसमें आपको दिख रहा होगा पी, हाँ जी सर जी पी तो दिखा, और पी जो दिखा वो किसमें दिखा, प्लूम्यूल में।
ठीक है, रेडिकल में तो ना दिखा ना दिखा, मतलब कि किसी एक वर्ड को हमने पकड़ लिया है। इनको ट्रिक भी कह सकते हो, लॉजिक भी कह सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन कहीं हो रहा है तो उस बात को ऐसे पकड़ के निचोड़ लीजिए, उसमें ही कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लीजिए कि जब जब चेहरा सामने आए मेरा आंसर निकल जाए। ठीक है भाई, जी जी, जब जब चेहरा सामने आए मेरा आंसर निकल जाए। आगे देखेंगे, अगली बात जो हमने करनी है वो ये है, क्या बात करनी थी भाई बताओ जरा। पिछले डायग्राम में एक तो कॉलिप्टाइल था, एक स्कूटेलम, भूल नहीं जाना बचपन का प्यार, बचपन उचपन का नहीं, भूल नहीं जाना कंसेप्ट। स्कूटेलम क्या है बच्चा? स्कूटेलम इज द अनदर नेम फॉर कॉटिलिडन। कॉटिलिडन के लिए दूसरा नाम है स्कूटेलम। सर जी किसका कॉटिलिडन? कॉटिलिडन ऑफ ग्रास फैमिली। ओहो हो, अच्छा ये बात थी। तो बेटा ग्रास फैमिली के किसी भी मेंबर के कॉटिलिडन को, अब ग्रास क्या होती है? मोनोकॉट होती है। अरे माँ साहब ये तो बहुत बढ़िया बात बताई, मोनोकॉट होती है और मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन, और उस कॉटिलिडन का नाम क्या पड़ा? नाम पड़ा स्कूटेलम। ये बात थी जो हमें आपसे शेयर करनी थी। 1 नंबर में 2 नंबर में बहुत बढ़िया एकदम जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा। आप जबर पे ध्यान दीजिएगा, दस्त पे नहीं ध्यान दीजिएगा। दस्त दूसरी चीज है। यहां आ जाइए, ये डायग्राम हमारे सामने है और इस डायग्राम में हमको बता रखा है क्या है बच्चा, ये क्या है? ये डायकॉट एम्ब्रियो है। मां साहब भूल जाता हूं, क्यों भूल जाते हैं? 2 कॉटिलिडन है ना यहाँ पे, कॉटिलिडन नंबर 1, कॉटिलिडन नंबर 2। तो कॉटिलिडन कितने हैं यहाँ पे? 2, और जिसमें 2 कॉटिलिडन हो उसको क्या कहते हैं बच्चे? उसको कहते हैं डायकॉट। बोलो, हो गया डायकॉट? वेरी गुड। कह रहे हैं सर जी ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल है। ये वाला स्ट्रक्चर जो मार्किंग नहीं है एनसीईआरटी में, आपके लिए करके देते हैं, ये है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल। सो कॉटिलिडन के लेवल से ऊपर या लेवल में एपिकोटाइल है और जो नीचे है वो क्या है? हाइपोकोटाइल है। ये दोनों ही किसके हिस्से थे? बोलो भाई, एम्ब्रियोनल एक्सिस के हिस्से थे। ठीक, अब आ जाइए मास्टर साहब, प्लूम्यूल क्या बनाता है? अभी अभी तो बताए हैं, शूट बनाता है। और सर जी रेडिकल क्या बनाता है? बेटा रूट बनाता है। और रूट के ऊपर क्या होती है? रूट कैप होती है। सर क्यों होती है? ताकि जब रूट जमीन में चलेगी अपना जगह बनाते हुए, रूट जब ग्रो करेगी तो जो सॉइल पार्टिकल है उससे रूट छिल ना जाए, पील ऑफ ना हो जाए, इसलिए क्या होती है? रूट कैप लगी हुई होती है। ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। आपकी एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं इस समय। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है विच फाउंड वे बिटवीन द सॉइल पार्टिकल व्हेन रूट ग्रोज। तो ये हमारा छोटा डायग्राम था, बात खत्म करी। अगले डायग्राम पे आ जाते हैं। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। जिसको नंबर लाने वो नहीं हो रहा होगा, जो हो रहा हो भाई क्या ही कर सकते हैं। अब आपके हाथ में फिलहाल एक ही है, अगर बोर हो रहे हो तो वीडियो स्किप कर दो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इस वीडियो के डायग्राम से क्वेश्चन आ गया बोर्ड में और आप छोड़ के आए तो माफ नहीं कर पाओगे आप खुद को। हमें काहे को, हम तो बना रहे हैं पूरी वीडियो, अपने आप को नहीं कर पाएंगे माफ। ये है एम्ब्रियो ग्रास का। सर जी अभी अभी तो बताए थे, क्या बताए थे? ग्रास कौन है? मोनोकॉट है। अरे बहुत है, बढ़िया, जबर बात। और इसमें एक ही कॉटिलिडन है जिसको क्या कहते हैं बच्चा? स्कूटेलम कहते हैं। मास साहब जबर बात बताए हो, बहुत बढ़िया। अगर आपको बात पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करो। ये बात हमें बोलनी पड़ेगी। क्यों बोलनी पड़ेगी? ताकि ज्यादातर बच्चों को ये बात पता चले, ज्यादा से ज्यादा बच्चे फायदा उठा पाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? और आपका फायदा होगा कि अच्छी चीज शेयर करो, पलट के आएगी अच्छी चीज। ये आ गया कॉलिप्टाइल। कॉलिप्टाइल आप जानते हो एक शीट है जो कवर करती है किसको बच्चे? प्लूम्यूल को। वेरी गुड, सब सीख गए, सब सीखे वो बच्चे। शूट अपेक्स, एपीब्लास्ट स्ट्रक्चर याद रखेंगे, ये ब्लास्ट, एपीब्लास्ट। रेडिकल, रेडिकल को कवर करता कोलिराइजा, कहा था आपसे। और ये रूट कैप है। तो पहले रेडिकल आएगा, फिर रूट कैप आएगा, फिर कोलिराइजा आएगा। ये बात याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इन तीनों को हटा के अभी एबीसी लिख दूं तो आपका सब एबीसी जो है उल्टा जेडडब्ल्यू हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन रेडिकल, कौन रूट, कौन कोलिराइजा। तो ऐसे क्वेश्चंस, अभी तो हम डायग्राम कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लाऊं जहां एबीसी लिखा हो, और आप मेरे साथ वो लाइव क्लास में हम जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आप आंसर करो कि भाई इसका ये वाली बात होने वाली है। खैर वो डिपेंड करेगा कि आप वीडियो को कितना प्यार दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर अगली वीडियो आएगी। किसी को दूसरा लेक्चर मंगाना हो इसका डायग्राम का तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाना कि लेक्चर 2 ले आओ सर जी, ठीक है? तूने बुलाया मैं दौड़ा चला आया, तो आप बुलाओगे कैसे? आवाज तो आएगी नहीं, कमेंट में लिख के बुलाओ। ये हमारे पास डायग्राम आ चुका है किसका? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर
3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से, और नई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2। चलिए साथियों, पहले देख लें डायग्रामेटिक व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सर जी जो कहा है, जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। सर जी क्या क्या दिखा रखा, पार्ट ऑफ टेस्टिस इज ओपन टू शो इनर डिटेल। यहां पर टेस्टिस वाले पार्ट को देखो ये क्लोज रखा है, इसको ओपन कर लिया ताकि अंदर के स्ट्रक्चर विजिबल हो जाए। बहुत है, बढ़िया है, यहीं से शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कंप्लीट है तो टेस्टिस कह दिया है हमने, प्लूरल वर्ड होता तो टीईएस हो जाता, यानी ई लग जाता आई की जगह। अब आ जाइए टेस्टिकुलर लोब्यूल। अगर आप अच्छी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या होते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट होते हैं 2 से 250, उसके अंदर हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। चलिए स्पर्म जब बन गया है, बन गया भाई, बन गया, स्पर्म बन गया, वेरी गुड। अब स्पर्म कैसे चलेगा, पहले रेटे टेस्टिस में आएगा, इसका भी ऑर्डर पूछते हैं लाल, लाल इसका भी ऑर्डर। पहले कहां आएगा, रेटे टेस्टिस में आएगा, फिर वासा इफ्रेंचिया में आएगा नंबर 2, नंबर 3 किस पे आएगा, एपिडिडाइमिस पे आएगा, नंबर 4 किस में आएगा, वास डिफेंस में आएगा। अब ये ऑर्डर अगर कोई भूल जाएगा तो बहुत तेज कंटाप खाएगा, इसीलिए बढ़िया से अपनी एनसीईआरटी में लिख लो भैया, ऑर्डर बता रहे हैं, पहले रेटे टेस्टिस में चलेगा स्पर्म, फिर वासा इफ्रेंचिया, एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। अब स्पर्म जो है पहुंच गए कहां, वास डिफरेंस में, और ये सनसनाते हुए दंदनाते हुए आगे बढ़े, और यहां पर उनको मिलेंगे 3 ग्लैंड। ग्लैंड कौन से हैं बच्चा, सेमाइनल वेसिकल। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात बताओ मास्टर साहब, बेटा सेमाइनल वेसिकल होते हैं 2 यानी पेयर में, प्रोस्टेट होता है अकेला, अकेले हम अकेले तुम, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कितने होते हैं बालक, ये भी होते हैं पेयर में। अगर कोई बच्चा वीडियो देख पा रहा हो और मुझे ये बता सके कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा, हम आपके कमेंट को पिन करवाएंगे कि जो बालक इतना पढ़ रहा कि इसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम पता। अगर नहीं होगा तो अगली वीडियो में जब भी हम मिलेंगे तो मैं इसका दूसरा नाम आपको बता दूंगा, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं, ये 3 ग्लैंड क्या करेंगे, इसमें सिक्रीशन ऐड करते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, फ्रक्टोज, कैल्शियम और आयंस होते हैं जो जिससे फिल होता है सेमाइनल प्लाज्मा, विच हेल्प इन द नरिशिंग ऑफ द स्पर्म एंड इजी मूवमेंट ऑफ स्पर्म आउटसाइड द मेल बॉडी एंड इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में ये आगे चलता जाता है स्पर्म और जाकर के ओवम को ढूंढता है, ढूंढ के फर्टिलाइज करता है। कहानी लंबी है, कभी और सुनाएंगे डिटेल में। ये रहा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा फाइनल एक ट्यूब है जो ओपन होती है पेनिस से बाहर की तरफ को। मेल के अंदर यूरेथ्रा की एक बड़ी कमाल की बात है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द पासिंग ऑफ मेल गैमीट एज वेल एज पासिंग आउट यूरिन। यूरिन और मेल गैमीट पास करने के लिए यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 अलग ट्रैक होते हैं। फीमेल गैमीट पास करने के लिए, जो कि कभी नौबत आती नहीं, सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो होता है, वहां से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो अलग ओपनिंग है वहां पर, वल्वा के थ्रू वेजाइनल ओपनिंग है। लेकिन यूरिन पास करने के लिए वहां पे यूरेथ्रल ओपनिंग है। तो यूरेथ्रा फीमेल में सिर्फ और सिर्फ यूरिन पास करता है, पर मेल में यूरिन भी पास करता है एज वेल एज मेल गैमीट भी पास करता है। ये कमाल की बात जो है यहाँ। दूसरी बात जो डिफरेंस अगर कभी पूछा जाए तो मेल में यूरेथ्रा की लेंथ ज्यादा है बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ पेनिस, जबकि फीमेल में अगर देखेंगे तो यूरेथ्रा की लेंथ इतनी नहीं होती है, क्योंकि वहां कोई एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन नहीं है जिसमें यूरेथ्रा एक्सटेंड करे, खिंचे या प्रेजेंट हो। अब बात करते हैं इसका यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, इट स्टोर्स यूरिन, यूरिन को स्टोर करता है, और इसका कनेक्शन भी किसके साथ आ रहा है, यूरेथ्रा के साथ। देखिए यूरिनरी ब्लैडर का पीछे कनेक्शन यहाँ यूरेथ्रा के साथ आ जाएगा, यानी कि जब मेल गैमीट पास हो रहे होंगे उस समय पे यूरिन पास आउट नहीं होगी, और उसके बाद जो है यूरिन पास आउट हो जाएगी। जो सेमाइनल प्लाज्मा है उसका काम लुब्रिकेशन का भी है, क्योंकि यूरिन के बारे में आप समझते होंगे एसिडिक होती है, 6 से 6.5 इसका पीएच होता है। तो पासिंग यूरिन पास आउट कर दिया गया यूरेथ्रा से, उसके बाद अगर मेल गैमीट को जाना है तो वो जो पाथ है वो एसिडिक बन चुका है, उस एसिडिक पाथ को नॉर्मलाइज करना होगा, न्यूट्रलाइज करना होगा, वरना स्पर्म की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया जो है पॉइंट था, मुझे लगा, मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं ये जो स्ट्रक्चर है पेनिस विच इज द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ऑफ द मेल, यहां पर जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं फोर स्किन। ठीक है, यहां पर स्किन प्रेजेंट है, और जो ये बल्ज आउट पोर्शन है या मैं कहूं स्वेलन पोर्शन है, इसको कहते हैं ग्लांस पेनिस। पेनिस के जो आगे वाला पोर्शन है विच इज बल्ज आउट या मैं कहूं स्वेलन है, उसको ग्लांस पेनिस, और उसके ऊपर जो स्किन है
विच इज कॉल्ड फोर स्किन। ये बात हमने इस डायग्राम में कर ली, आप देख लें जो लेबलिंग आपकी रह गई हो। यहां से मुझे ये वाला क्वेश्चन लगता है कि बहुत ज्यादा आने का चांस है, जहां पे मैंने ऑर्डर बताया, तो आप याद रखें पहले रेटेड टेस्टिस, फिर वासा फ्रेंचिया एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यानी अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं। ऑब्वियसली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। ये दो डायग्राम एक साथ आ गए हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले इसको मूव करा के एक डायग्राम ओपन कर लिया जाए। यहां पर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो दिखा रहे हैं, पर ये लेटरल व्यू है। एक बात समझना होगा बेटा, ये लेटरल व्यू है, साइड से व्यू है ये। तो यहां पे बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि भर भर के लेबलिंग हो रखी है इसमें, बिल्कुल एकदम। और क्या, ये चीज जो हमारे पास दिखाई है, ये दिखाया गया है यूट्रस, ठीक है, ध्यान से देखते चले। ये जो चीज है, ये है यूरिनरी ब्लैडर, अगेन विच स्टोर्स यूरिन इन फीमेल। हालांकि मेल में भी यही काम था यूरिनरी ब्लैडर का। उसके बाद ये आगे स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। यूरेथ्रा, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज है यहां पर ओपनिंग है यूरेथ्रा, ठीक। उसके बाद है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, लेबियम माइनोरा, लेबियम मेजोरा, वेजाइनल ऑरिफिस, ये चारों मिलकर के, ये चारों कवर्ड हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर, विच इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कॉल्ड वल्बा। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नाम होता है वल्बा, और मेल का क्या होता है बच्चे, पेनिस। तो ये कई बार पूछ लेता है कि अगर मेल में पेनिस का जो पोजीशन है, वो जैसे वो मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो फीमेल में क्या नाम है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, आप आंसर करेंगे वल्बा। फिलहाल इधर वाली लेबलिंग पे आ जाते हैं। लल्ला बेटा, ये लेबलिंग है सर्विक्स, ये सर्विक्स है। सर्विक्स के बाद आप आएंगे तो क्या होगी, वेजाइना। वेजाइना के बाद क्या होगा, फाइनल ये वेजाइनल ऑरिफिस, यानी वेजाइनल की ओपनिंग हो गई। अब ध्यान देना, देखो यूरेथ्रा ये है और वेजाइनल ओपनिंग ये है, हो गए दो सेपरेट। यहां सिर्फ यूरिन पास होगी और यहां पे क्या होगा, इसके थ्रू फीमेल बॉडी में मेल गैमीट या सीमन को पास किया जाएगा। तो यहां दो अलग ओपनिंग है, जबकि मेल में सिंगल थी। अब ये बात कर लेंगे एनस का, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, बस लोकेशन के लिए बता रखा है कि यहां पर एक ओपनिंग होती है, एनल ओपनिंग या एनस, थ्रू विच भी हम क्या करते हैं, इजेशन करते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं एक्सक्रीशन करते हैं। भाई साहब, एक्सक्रीशन और इजेशन का मतलब आप समझ लीजिए, और बढ़िया मतलब समझना चाहते हैं तो आप समझते हैं मेरी बात को। मैं क्या कहूँगा आगे, जाई चैनल पे बने रहो, जाके ताई सब्सक्राइब करो, बेल आइकन विकन घंटा उंटा हिट कर लो, ताकि जब भी आएगा बढ़िया वीडियो आएगा, कंसेप्ट डेवलप होगा और आप एकदम बढ़िया नंबर लाएंगे। अगर आपने वीडियो क्लिक कर लिया है और आप 12th में नहीं हैं, आप 9th में, 10th में, 11th में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी पते की बात है, क्योंकि आपको अभी पता चल गया कि बोर्ड के समय अगर कोई चैनल देखना है जो काम का चल लिया, तो वो एनपीसी एजुकेशन अब चल लिया, क्योंकि उस पर बोर्ड रिलेटेड बात हो रही है कंप्लीट। आइए अगले डायग्राम की तरफ आते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और ये सेक्शनल व्यू है हमारे पास, ठीक है, सेक्शनल व्यू। मैं नहीं समझता इतना जो है डिटेल में जाएगा वो कभी, लेकिन अगर गया तो आप ध्यान रखिएगा। सेक्शनल व्यू है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब आ जाइए, यहां पर नेमिंग हो रखी है, दिस इज कॉल्ड यूटेराइन फंडस, दिस इज कॉल्ड यूटेराइन कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह, कैविटी हमेशा क्या रही है बच्चा, खाली जगह रही है। सो यूट्रस की कैविटी को हम क्या कहेंगे, यूटेराइन कैविटी कहेंगे। मां साहब, ये जो दो स्ट्रक्चर है इनके ताई कहते हैं ओवरी। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ओवरी हम आपकी है तो ये नहीं होगी, भाई बार बार मार्किंग से बच रहे हैं, वो ओवरी है, दोनों पेयर में होती हैं। ये फिम्बरी है। अब जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिम्बरी यहाँ पे भी फिम्बरी है। सर जी फिम्बरी का काम बता दो। फिम्बरी बेटे कैचेस द ओवम, जब ओवम रिलीज होता है तो फिम्बरी कैच करके उसे ओविडक्ट में मूव कराता है। ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है लाल, फेलोपियन ट्यूब होता है। भाई बहुत जबरदस्त सेशन चल रहा है और एकदम मजा आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है जी। तो फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट हो गया। ओविडक्ट के 3 पार्ट है, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। इसका भी ऑर्डर याद रखिएगा, इनफंडिबुलम फिम्बरी के पास वाला है, उसके बाद एम्पुला है और उसके बाद क्या आ जाएगा, इस्थमस आ जाएगा। एम्पुला के बारे में 2 बातें मैं आपको बता देता हूं, पूछ लेता है। एम्पुला इज द ब्रॉडर पोर्शन, चौड़ा पोर्शन है एम्पुला। दूसरी बात, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुलरी रीजन में होता है। पुरानी एनसीईआरटी जब अकबर हुआ करते थे, इतनी भी पुरानी नहीं भाई, 2016-17 की अगर बात करेंगे आप, तो उस एनसीईआरटी में लिखा था एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। फिर एनसीईआरटी में आए करेक्शन, तो करेक्शन के बाद क्या कर दिया गया है, एम्पुलरी रीजन। आप अपनी एनसीईआरटी चेक करिए, कोई घर पे बड़े भाई बहन होंगे उनका पुराना एनसीईआरटी देखिएगा, वहां लिखा था एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। पर और डिटेल स्टडी हो गई तो हमने उसको करेक्ट कर लिया है। अब कहां पे होता है फर्टिलाइजेशन, एम्पुला में होता है।
यही सवाल जब 10th में आता है तो हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब में होता है, क्योंकि वहां इतना पार्ट वगैरह बताने का कोई मतलब नहीं। तो यहां क्या होगा बच्चा, फर्टिलाइजेशन अकर होता है, और ये ब्रॉडर पोर्शन है, चौड़ा पोर्शन है, फर्टिलाइजेशन अकर। दोनों बढ़िया क्वेश्चन बता दिए सर जी आपने, ओके वेरी गुड। यहां आ जाइए, दिस इज कॉल्ड सर्विक्स। सर्विक्स के बाद होती है सर्वाइकल कैनाल, और उसके बाद क्या आ जाएगी, वेजाइना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बर्थ कैनाल किस किस को मिला के बनाते हैं? एक तो सवाल बहुत निकल जाता है हमसे, अब बता देंगे, रुक जाओ, अभी अगला स्लाइड खोलेंगे जब ना बताएंगे। अभी यहाँ देखिए फिलहाल एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम है, यहाँ जगह नहीं है ना इसलिए। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। फिर से इसका ऑर्डर पूछ ले तो पेरीमेट्रियम सर जी बाहर होकर है, फिर कौन होकर है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम अंदर होकर है, पीएम एग्जिट या पीएमई, ठीक। तो पेरीमेट्रियम बाहर है, उसके बाद मायो है, उसके बाद एंडोमेट्रियम। सर जी मायोमेट्रियम से रिलेटेड कोई बात बता सकते हो? देखो बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजें कवर नहीं की जा सकती डायग्राम में, क्योंकि बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, पर सुनते चलिए, कभी कभी सुनी हुई बात जो है काम आ जाती है, ऐसा बुजुर्ग कहते थे, और हम बुजुर्गों से मिले थे तो हमने भी सुन ली वो बात। मायोमेट्रियम का काम क्या है? मायोमेट्रियम करता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी की डिलीवरी के समय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है? मायोमेट्रियम। सर जी एंडोमेट्रियम क्या करे? एंडोमेट्रियम ब्रेक करके फॉल हो जाता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होती है। गेटिंग? मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय ऐसा नहीं यूट्रस की तीनों दीवार टूट गई, छेद हो जाएगा, या समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। एंडोमेट्रियम ब्रेक करती है, जबकि मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। मुझे ये बता दो कौन सा हार्मोन है जो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, बता देना। हाँ, पेरीमेट्रियम का कोई ऐसा कोई काम नहीं है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, कोई सवाल था है बर्थ कैनाल वाला, बता दें, रुक जाओ, आगे चलो। अगला डायग्राम हमारे पास ये आ गया है किसका? मेमरी ग्लैंड का। मेमरी ग्लैंड कॉमनली नोन एज ब्रेस्ट। मेमरी ग्लैंड को कॉमनली क्या कहते हैं लाल? मेमरी ग्लैंड को कॉमनली ब्रेस्ट कहते हैं। वेरी गुड, हो गया। अब ये बता दीजिए सर जी बर्थ कैनाल बता दो, आपके मन की आवाज पहुंच रही है यहां तक, और क्या? बर्थ कैनाल लो, सुन लो फिर। बर्थ कैनाल दो चीजों को मिलकर बन रही है, एक सर्वाइकल कैनाल, किस चीज को मिला के बनी बेटा? सर्वाइकल कैनाल, और प्लस वेजाइना। आज कुछ बढ़िया चीज सीखी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। मास साहब बार बार यही बात कह रहे हैं, अरे कंगे क्यों नहीं? अरे भाई आप अपना भला कर रहे हो, किसी दूसरे का भी करो, है जी। हमारा भी दिल चाहेगा कि भाई वीडियो बनाइए ज़्यादा से। अब ऐसा होता है ना, से शेयर होगी तो ज़्यादा दिखेगी, हमें लगेगा कि बच्चों को पसंद आ रही है, पता चली 2-3 देगी अंदर को रख ली, तो हमें लगेगा बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं, उन्हें कुछ बढ़िया सीखने को नहीं मिला, ठीक है जी। कोई और चीज़ जिसमें सुधार की गुंजाइश है आप कह सकते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स आप ही का है। यहाँ पे आ जाइए, ये मेमोरी ग्लैंड है, इसके बारे में ध्यान दीजिए। ये कट पोर्शन दिखाया हुआ है किसका? रिब्स का। मसल्स बिटवीन द रिब्स दो तरीके की होती है, इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। अब आ जाइए, पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स प्रेजेंट होती हैं उसके बाद, ठीक। एरियोला, एरियोला क्या है सर? निपल वो एरिया है जहां से कोई बेबी जो है वो मिल्क को सक करता है। निपल अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, क्योंकि लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो अंदर पोर्शन है, वो दिखता नहीं है बाहर से बॉडी में, जबकि निपल इजीली विजिबल है। निपल के आसपास का जो डार्क पोर्शन होता है, डार्क कलर्ड पोर्शन है, उसको कहते हैं एरियोला, ठीक है मास साहब। और बताओ बेटा, ये जो हमारे पास फैट है, यानी कि एडिपोज टिश्यू जो हमारे पास हो रखे हैं, फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं जो शेप देते हैं मेमोरी ग्लैंड को। अगली बात है मेमोरी लोब होती हैं। अब मिल्क प्रोडक्शन पे आ गए हम सीधे। इसका फैट का मिल्क प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है दूर तक ना भाई साहब, इनका था रिबूब का। मिल्क प्रोडक्शन में कौन इस्तेमाल हो रहा है वो देखें, मेमोरी लोब, जो आगे डिफरेंशिएटेड है मेमोरी एल्वेलस में। एल्वेलस सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड होता है एल्वेलाई। अब जो बच्चे ज्यादा पढ़े हुए हैं उनके दिमाग में एकदम से एक बात कौंध गई, बिजली कौंध गई, और क्या थंडरिंग हो रही है। कह रहे हैं मास साहब जब हम 11th में थे तो हमारे सर थे वो हमें बताते थे कि लंग्स में एल्वेलाई होती हैं, वो भी सही बताते थे, गलत नहीं कह रहे थे वो। एल्वेलाई जो स्ट्रक्चर है वो उसके स्ट्रक्चर के बेस पे नाम दिया गया है। एल्वेलाई जो नाम दिया गया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो एल्वेलाई यहाँ पे भी है और लंग्स में भी है, काम अलग अलग है, ठीक है। वहाँ कंडक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन है, उसमें हेल्प करना। तो मेमोरी डक्ट से क्या होगा, मिल्क फिर आगे की तरफ आएगा। और ये जो चौड़ा पोर्शन है, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे ना तो देखेंगे कि चीजें आपके पास स्टोर हुई। ध्यान देना, ये चीज आपको चौड़ा पोर्शन दिखा नहीं दिखा बाकी ट्यूब से,
और चौड़े पोर्शन के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करके आए हो अभी पीछे, एम्पुला। कनेक्शन सीखिए, कनेक्ट करना सीखिए बात को, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारी तरफ से हमारी जानिब ये डायग्राम हो गया। चलिए आगे चल रहे हैं, अगला ये हो गया। अगला डायग्राम आपके सामने किस चीज का है बालक, अगला डायग्राम है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। ओ तेरे की, यो क्या है भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट था टेस्टिकुलर लोब्यूल में, टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट थे टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस प्रेजेंट थे स्क्रोटम के अंदर। अरे बहुत बढ़िया। अब यहां पे इसको थोड़ा सा देख ले, कह रहे हैं ये जो बन चुके हैं ये तो स्पर्मेटोजोआ है जिसमें टेल निकल आई है। सब लोग बड़े हैप्पी हैप्पी है, सब लोग बड़ा हैप्पी हैप्पी बोला स्पर्मेटोजोआ। जो कहां हो गए, जो फ्री हो गए। ध्यान दीजिएगा, डायग्राम को पढ़ने का मकसद जो है वो ये है कि आपकी रिसेप्टिविटी कितनी हाई है, आपके देखने का नजरिया कितना अच्छा है, आप कितना सही से चीज को देख पाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में और स्पर्मेटोजोआ में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों डायग्राम देखो एक ही फर्क है। स्पर्मेटोजोआ फ्री है जबकि स्पर्मेटिड क्या है, धसा हुआ है। किसमें धसा हुआ है मास्टर साहब, धसा हुआ है बेटा सर्टोलाइज सेल में। सर्टोलाइज सेल का काम क्या है मास्टर साहब, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, डेवलपिंग स्पर्म को, डेवलपिंग स्पर्म को या स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। आगे चल रहे हैं, और क्या क्या बचा, अब यहां से देखना शुरू करो। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम बिल्कुल बेसिक सेल है जहां से डिवीजन होकर के स्पर्म बन रहा है। उसके बाद वाली स्टेज क्या कहलाई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद वाली क्या कहलाई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ध्यान रखिएगा ये जो पहली वाली लाइन है ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। प्लूरल है तो, सिंगुलर होती तो स्पर्मेटोगोनियम जैसे लिखी। उसके बाद वाली हो गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो कानपुर में बैठी है ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो एम्बेडेड है अभी भी सर्टोलाइज सेल में वो हो गया स्पर्मेटिड, और जो फ्री हो चुका है वो क्या है, स्पर्मेटोजोआ। एक बात और बताऊं, अगर डायग्राम नहीं आएगा तो सर्टोलाइज सेल कैसे पहचानोगे। सर्टोलाइज सेल के बारे में कहा जाता है इलोंगेटेड सेल। लिख रहा हूं ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ गया नहीं करके आए दुख होगा आपको, बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं। सर्टोलाइज सेल के बारे में क्या चीज सीख ली मैंने, क्या अगर कभी शब्द में लिख के देगा तो कहेगा इलोंगेटेड सेल। क्या कहेगा, मुरादाबाद से होके इलोंगेटेड सेल कहेगा, इलोंगेटेड सेल कहेगा सर्टोलाइज सेल को। ये डायग्राम एकदम रापचिक बात हो गई है, आप लिख के चल रहे हैं। एनसीईआरटी आपकी आंखों के सामने है, पेन पेंसिल आपके हाथ में और आप लिखते चल रहे हैं। एनसीईआरटी में झमाझम नंबरों की बारिश होगी। कितने नंबरों की साहब, 70 चाहिए, 70 में बस बात खत्म। आगे आ जाइए, ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है मेल गैमीट का जिसका नाम हुआ करता है स्पर्म। जैसे वो शंकर बाम नहीं बेचते थे, ये बहुत बढ़िया बाम है, इसका नाम हुआ करता है शंकर बाम, जोड़ों में दर्द दूर कर देता है। फिलहाल यहाँ आ जाइए, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम तो डायग्राम पढ़ रहे हैं ना, ठीक। तो स्पर्म के डायग्राम में बहुत सारी चीजें हैं, हमें उसको ध्यान में लेना है। पहली बात शुरुआत से करेंगे, सबसे बाहर वाली जो लेयर है जो पूरे स्पर्म को कवर किए हुए है उसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मां साहब बहुत ही बढ़िया बात बतायो। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है कैप लाइक, इसको कहते हैं एक्रोजोम। मां साहब एक्रोजोम क्या करे है, इसमें एक एंजाइम होता है हाइल्यूरोनिडेज। हाँ देखो बोल के देखा कुछ बच्चों ने, कुछ कह रहे हैं मां साहब प्रोनाउंसिएशन ना आ रहा हूं, रुक रुक के करो ना। हाइल्यूरोनिडेज क्यों नहीं होगा, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। जब स्पर्म चले चले तो आगे बढ़े, बढ़े तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गए, उसके बाद और चले तो वेजाइना सर्विक्स यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में। कहां हो तुम, इंतजार आज भी है किसका, ओवम का। अब ओवम को जब फर्टिलाइज करने का नौबत आया तो सबसे पहले एक्रोजोम क्या करेगा, एंटर होगा ओवम में, और यहां से एंजाइम निकल के क्या करेगा, ये एंजाइम लाइसिस कराएगा, यानी उसकी जो मेम्ब्रेन है जोना पेलिसिडा उसकी लाइसिस कराएगा, उसमें रास्ता बनाएगा ब्रेक करके, ताकि स्पर्म का न्यूक्लियस निकल के किस में जाए, ओवम में जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए। आगे चलते हैं बच्चा, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। भैया न्यूक्लियस का काम ही है क्रोमोसोमल मटेरियल। बेटा जी न्यूक्लियस है 2n है कि n है, 2n जिसने बोल दिया ना, बता रहे हैं यहां से बहुत तेज बात फेंक के मारेंगे, आपको लग जाएगी, चोट लग जाएगी फालतू में। हैप्लॉइड है भैया, गैमीट हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड मियोसिस से बना होगा, और क्या। ये पूरा रीजन कहलाया क्या, हेड। दूसरा रीजन है बच्चा नेक, नेक आसानी से पहचान सकते हो। उसके बाद वाला रीजन जो है दिस इज कॉल्ड मिडिल पीस, दिस इज कॉल्ड मिडिल पीस, पीस पीस कर देंगे मिडिल पीस। मिडिल पीस में कौन प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। एनसीईआरटी ने बड़ा खूबसूरत लाइन लिख दिया है यहाँ पे, हमारा दिल एकदम चुरा लिया इनने। हाँ, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी निकालेगा ताकि स्पर्म क्या कर सके, मूव कर सके।
माँ साहब एक बात बताओ, अब जैसे जो बच्चा पढ़ रहा है ना, वाकई में बहुत अच्छा स्टडी कर रहा है, कंसेप्ट बिल्ड कर रखे हैं उसने, उसके दिमाग में बाकी में नहीं आ रही, बाकी तो पता नहीं प्रकार की बातें आ रही है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी तो निकालेगा रेस्पिरेशन करके, लेकिन उसके लिए फूड चाहिए। फूड कहाँ? फूड है सेमाइनल प्लाज्मा में। फ्रक्टोज बताए थे आपको, वो फ्रक्टोज पहले ब्रेक डाउन होगा। फ्रक्टोज किसका है? एक डाइसैकेराइड है जो कि किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। केमिस्ट्री में चलेगा हम एकदम फौरन से पहले, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। मजा आ रहा है? बहुत सही। और लास्ट वाला पार्ट क्या है बच्चा? टेल। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ लिया है, एक हमारी हिदायत और रहेगी, बायोलॉजी का जब भी आप पेपर दें तो ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं थ्योरी छोड़े यार डायग्राम चक्कर में, बिल्कुल चलते हुए हाथ से डायग्राम बना दो, क्योंकि भारत रत्न तो मिलेगा नहीं अगर ज्यादा अच्छा डायग्राम बनाओगे। तो चलते हाथ से डायग्राम, कई बार थ्योरी जो नहीं बता पाती वो डायग्राम बता देता है बायोलॉजी में स्पेशली। ठीक है जी, और सब्जेक्ट में भी है पर यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। ये डायग्राम हमारे पास रखा, ये डायग्राम बहुत जबरदस्त डायग्राम है। जबर पे ध्यान दीजिएगा, दस्त पे बिल्कुल ध्यान मत दें, दस्त आपके मतलब का नहीं है इस समय। ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम। और मैं ये मानता हूं कि अगर हमारी जबान पे इस समय सरस्वती बैठी हुई है, कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती हैं और जो कह दो हो जाता है, तो ये डायग्राम पे एक केस स्टडी बोर्ड में इस साल आ जाएगी। और अगर आ जाएगी तो इस वीडियो पे वापस आके लिख जरूर जाइए, मास्टर साहब कह तो रहे थे। ध्यान दीजिए, यहां पर 4 कॉलम में बटा हुआ है प्रोग्राम। पहले कॉलम में पिट्यूटरी हार्मोन है जो कि 2 होते हैं, एक LH और एक FSH। ठीक मास्टर साहब। दूसरा है ओवेरियन इवेंट, यानी ओवरी के अंदर क्या चल रहा। उसके बाद आएगा ओवेरियन हार्मोन लेवल। ओवेरियन हार्मोन मतलब ओवरी के जो हार्मोन है वो भी 2 हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों का क्या लेवल चल रहा है वो दिखाया गया तीसरे कॉलम में। और चौथे कॉलम में बताया गया यूट्राइन इवेंट, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम वॉल है उस पे क्या गुजरी है ना। तुम क्या जानो उस दरिया पे क्या गुजरी, तुमने तो पानी भरना छोड़ दिया। खैर यहां वापस आओ, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चे यहां आप देखिए FSH और LH लगभग एक ही समय पे किसको पीक पे आ रहे हैं, और किस दिन आ रहे हैं, वो दिन कौन सा था, वो घड़ी कौन सी थी जब हम पढ़ रहे थे। 14th डे पे दोनों का पीक आ गया, ये बात आपको मेंशन करनी है, ध्यान रखोगे। और यहां से जब चले थे तो FSH ऊपर था और बाद में भी ऊपर हो गया। इतनी बारीकी से डायग्राम लोगे, मैं देख तो लूं बोर्ड में कौन सा आएगा, सबको गिरा देंगे अपने मिलके, साथ में चलेंगे, बता दियो बस FSH और LH। ठीक, दूसरे लेवल पे आओ ओवेरियन इवेंट में क्या हुआ बेटा, ये है पहला दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और वो कौन सा दिन है, 28 से 29वां दिन हमने मान के रखा हुआ है। दूसरी बात, मेंस्ट्रुएशन चलेगा 3 से 5 दिन, यानी कि जो फ्लड रहता है, जो ब्लड का फ्लो रहता है, जो ब्लीडिंग फेज है वो कितनी है, 3 से 5 दिन की होती है। किसी बच्चे के दिल में ऐसा आ सकता है, अगर कोई बच्ची वीडियो देख रहे हैं बोले नहीं सर ऐसा नहीं होता, 7 से 8 दिन, तो बेटा ये जो NCERT हमारी होती है ना, यहाँ एवरेज की बात कर रहे हैं हम, यानी ज्यादातर पॉपुलेशन में क्या देखा गया है, ठीक, एवरेज निकाला जाता है। इट में एक्सटेंड टू 9 डेज, कई बार ऐसा भी देखा गया 9 दिन तक ब्लीडिंग फेज आता है। ठीक, आगे चल रहे हैं। उसके बाद जो फेज है उसको कहते हैं फॉलिकुलर फेज, उसके बाद ल्यूटियल फेज ऑल्सो कॉल्ड सिक्रीटरी, और लास्ट में जो फेज आती है वो आती ही नहीं है क्योंकि 3 फेज मेन है। हालांकि कुछ किताबें ये कहती हैं कि 14th डे वाली फेज को ओव्यूलेटरी फेज कह दो, यानी जब ओव्यूलेशन हो रहा है। आऊंगा मैं नीचे भी, यहाँ पे आओ पहले। ओवेरियन हार्मोन पे ध्यान दें, जिसकी पीक 14th डे पे आई वो कौन था, रसोड़े में कौन था, एस्ट्रोजन था। उसके बाद देखेंगे जो पीक बाद में जाकर के आ रही है, प्रोजेस्टेरॉन रेड कलर बाद में पीक आ रही है। ये वाली पीक जो पहली पीक आई ये किसकी आई है, प्रोजेस्टेरॉन की। पीक माने चोटी होता है, वो वाली पीक नहीं जो तुम समझ रहे हो। प्रोजेस्टेरॉन में पहला वाला जो पीक है वो प्रोजेस्टेरॉन का है, और दूसरा पीक जो दोबारा से आया वो फिर किसका आ गया, एस्ट्रोजन का आ गया। ठीक है, क्योंकि साइकिल रिवाइंड होगी, वहां से पहला दिन शुरू होगा ना, देखो यहाँ पे पहला दिन मार्क कर दिया है 29 के बाद। ठीक, अब आ जाइए यूट्रस में, तो पहले देखो यहाँ पे ये ब्लड फ्लो दिखा रखा है, मेंसस हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, यानी ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लीडिंग फेज है। उसके बाद एंडोमेट्रियम दीवार बनना शुरू होती है, बन रही है, बहुत बड़ी एकदम बन रही है। ब्लड फ्लो बढ़ गया, ब्लड वेसल बढ़ गई, क्योंकि इंतजार है किसका, कि अगर ओवम रिलीज हुआ है जो 14th डे पे रिलीज होता है, यहाँ पे ओवम ओव्यूलेशन कराने के पीछे जो है ना, ये सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हुआ है बच्चा, वो LH का करना है, LH जिम्मेदार है इसके रिलीज के लिए। तो यूट्रस में क्या बातें चल रही हैं, बोले सुनो, बोले हाँ, बोले ओवम रिलीज हो गया, बोले फिर, बोले ऐसा तैयारियां जोरों शोरों पे करो, क्या पता कभी स्पर्म आ जाए और फर्टिलाइज कर दे, और फर्टिलाइज कर दिया तो एम्ब्रियो को क्या करना पड़ेगा, एम्बेड करना पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए।
इम्प्लांटेशन होगी, और इम्प्लांटेशन तब होगी जब एंडोमेट्रियम एकदम परफेक्ट बनी हुई हो। तो बहुत ज्यादा मेहनत लगी हुई है, बोले बहुत दिन रात काम चल रहा है, बोले भाई एंडोमेट्रियम को परफेक्ट बना लो। लेकिन फिर क्या हुआ, वही एक बात और सीखें जरा, यहां जो मैच्योर फॉलिकल है उसका नाम मिसिंग है, जिसको कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल, अगर स्पर्म आ जाएगा इस ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, लेकिन नहीं आएगा उससे पहले भी समझिए, जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है तो बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम के बाद भी एक स्टेज होती है जिसको कॉर्पस एल्बिगेंस कहते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है तो इस पे क्वेश्चन जल्दी आता नहीं है, पर हम हमेशा क्या करेंगे बच्चा, एक लेवल ऊपर पढ़ने के लिए जाना जाता है एनपीसी एजुकेशन हब। इसलिए हमारे दावे और वादे दोनों रहते हैं कि अगर आप बढ़िया कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं हमारे साथ, तो बोर्ड जहां भी पूछ ले, यहाँ के नोट्स, यहाँ की जो बताई गई बातें हैं उसके अंदर से ही पेपर आएगा। पीछे कभी भी नहीं हुआ, पीछे कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि जो चीज़ ना पढ़ाई गई हो वो बोर्ड पूछ ले, क्योंकि हम हमेशा एक लेवल प्लस चलते हैं। इसलिए आपको नाम भी लिख दिया, एनसीईआरटी में मेंशन कर लो, कॉर्पस एल्बिकेंस। अब हुआ क्या, तैयारियां जोरों शोरों पे थी, पर स्पर्म नहीं आए नहीं जी, बहुत इंतजार किया। इंतजार के बाद जब सब्र का बांध टूटा तो ओवम क्या कर गया, ब्रेक कर गया, और एंडोमेट्रियम भी देखो यहाँ पे ब्रेक कर गई। और ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगी। ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होते ही कहाँ पे आ गए आप, पहले दिन पे आ गए। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 29 दिन में ऐसे चलती है, पहली बात। दूसरी बात, कोई पूछता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेज हैं, तो बच्चा जनरली तो 3 फेज हैं। पहला फेज मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। इसको प्रोलिफरेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर क्या देख रहे हो आप, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रहा है इनसाइड द ओवरी। उसके बाद है ल्यूटियल फेज यानी सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज क्यों, क्योंकि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम चाचा हैं ये सिक्रीट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये क्या करता है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग है। तो ये कुछ दिन तक तो रिलीज हुआ, देखो ये लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, जैसे ही ये रिलीज हुआ कॉर्पस ल्यूटियम आया, इसका लेवल बढ़ गया। फिर इनने देखा कोई ना आ रहा हुआ है, कोई स्पर्म नहीं है, नो फर्टिलाइजेशन, नो जायगोट, नो एम्ब्रियो। बोले हम क्या मत्था खराब कर रहे हैं, रिग्रेस हो जाता है, खत्म होने लग जाता है, खत्म होने लग जाएगा। और उसके बाद जब वो डिजेनरेट कर जाएगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे आएगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक हुई है। समझ रहे हैं हमारी बात को, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं भैया। इतने लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप इतने लेवल पे नहीं पढ़ रहे हैं तो भूल जाइए कि बोर्ड में आप बहुत बढ़िया नंबर लाएंगे। बोर्ड में इस बार तमाशा हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड के नाम पे जो क्वेश्चन आएंगे वो तभी सॉल्व कर पाओगे। असर्शन रीजन एमसीक्यू तभी बनेंगे जब बहुत बढ़िया कंसेप्ट बिल्डिंग है। अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल वीडियो आनी चाहिए, फिलहाल मैं यहीं रोक रहा हूं क्योंकि आज हमने एक यूनिट खत्म कर ली है, विच इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर आप चाहते हैं और भी ऐसी वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि सर ये वीडियो हमें पसंद आ रही है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और लिखो कि सर हमें दूसरा इसका जो लेक्चर है वो चाहिए, सेकंड यूनिट के डायग्राम जो एनसीईआरटी के हैं उनको एक्सप्लेन करिए सर आप। इसके साथ मैं आपसे विदा लूंगा, नमस्कार।